नमस्ते विकास सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। मैं आपका पिन ट्वीट देख रहा था और इसमें जो पिक्चर है मैं इस पे दिखाऊंगा स्क्रीन पे जब ये जाएगा। तो इसमें लिखा है फर्स्ट फ़ोटो आपने जो क्लिक किया था इस फैमिली के साथ, कर्नल थॉमस 45 RR राष्ट्रीय राइफल्स 11 जाट रेजिमेंट, इनके सोल्जर थे ये। और इनकी फैमिली के साथ आपने 2009 में एक फ़ोटो क्लिक किया था और अभी 2021 में ये फ़ोटो क्लिक किया है। दिस वाज वेरी मूविंग फॉर मी कि मतलब हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट एंड योर बायो इज बेसिकली यू जस्ट सिंपली हैव रिटन दैट विजिटिंग फैमिलीज ऑफ इमोर्टल सिंस 1999। तो ये जो इमोर्टल्स हैं हमारे, जो शहीद नहीं कहूँगा मैं, हुतात्मा जो हैं भारतीय आर्मी के, उनके फैमिलीज़ को विज़िट करना, ये सिलसिला आपने शुरू किया 90s में, क्या कारण था इसका? चलो, आपने मुझे ना 3-4 चीज़ें एक साथ पूछ ली, जी। तो मैं इसको एक-एक करके आई ट्राई टू आंसर देम। जैसे कि शुरुआत कैसे हुई? अगर मैं अपनी बात करूँ, आई बिलॉन्ग टू जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर में भी जो मेरा पैतृक घर है, वो भदरवा में आता है। भदरवा एक छोटा-सा टाउन है डिस्ट्रिक्ट डोडा में। आज अगर आप भदरवा जाएँ तो बड़ा नॉर्मल सा टाउन है, सब ठीक है। टूरिस्ट। हाँ, अब तो टूरिस्ट भी पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काफ़ी एफर्ट्स लगा रही है कि टूरिस्ट वहाँ पे आएँ। बड़ी खूबसूरत वैली है। पर 90s में या अर्ली 2000 के आसपास तक भदरवा भी बड़ा हॉस्टाइल था। एकदम टेररिस्ट्स के रोज़ वहाँ पे कोई ना कोई इंसिडेंसेस होते ही रहते थे, कश्मीर के साथ-साथ जैसे सब कुछ था। तो ये बात है 1994 की। मैं भदरवा में किसी शादी को अटेंड करने किसी तो गाँव में जा रखा था। तो रात को गोलियाँ चलने की ऐसे आवाज़ें सी आती हैं। अब हम सुन तो पा रहे हैं कहीं गोलियाँ चल रही हैं, वैली में आवाज़ भी गूंजती है, पर पता नहीं था कि हो क्या रहा है। तो रात भर बड़ी बेचैनी सी रात थी, और ये वो दिनों की बात थी जब सूरज ढलते ही कर्फ्यू लग जाता था, सुबह सूरज आने तक, जिसे ये लोग डस्क टू डान कर्फ्यू बोलते थे। वो एक ऑफिशियली एक बार डिक्लेयर होता था, तो सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर आना, बाकी इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द अथॉरिटीज़। कोई भी हो तो आप उसको गोली मार सकते थे। सिचुएशन समथिंग ऐसी थी। तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा। और 94 में तो हमारे वहाँ पे मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन या कुछ भी नॉर्मल फ़ोन भी नहीं होते थे। तो हर एक ये सोच रहा कुछ तो हो रहा, बट क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं है। तो सुबह तक ऐसी ही सबकी वो एक असमंजस जैसी स्थिति बनी रही। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं तो बड़ा डरा सा था। ना मैं सो पा रहा था, ना जाग पा रहे थे, ना खड़े थे, ना बैठे थे, बड़ी बेचैनी सी थी। तो सुबह जब रोशनी हुई, तो लोग थोड़ा घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, तो पड़ोस में एक दूसरे से बात करने लगे गाँव में। पर सबकी स्थिति एक जैसी थी, किसी को कुछ भी पता नहीं था कि हुआ क्या। तो लगभग 7-8 बजे तक ये पता चला कि पास के गांव में एक सोल्जर्स की एक पिकेट थी। पिकेट मीन्स एक छोटी सी पोस्ट थी, जिसको टेररिस्ट ने एम्बुश किया था। और उस एम्बुश में 8 जवान थे उस पिकेट में उस वक्त। 7 जवान पहले ही कुछ आधे घंटे की फायर फाइट में मारे गए थे। तो एक कोई जवान था जो अपनी पोजीशन कुछ ले पाया, और वो सुबह तक अपने आप को और उस पोस्ट को डिफेंड कर पाया। इसलिए वो सुबह तक गोलियां चल रही थी। तो सुबह जब रोशनी होने लगी, तो वो जो भी अ, अलगाववादी थे, तो वो लोग कहीं आगे पीछे डिस्पर्स हो गए। अब ये खबर आई कि ऐसे ऐसे हमारे जो 7 जवान हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और एक और चीज़ है, मैं चलो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो लगभग बड़े कम लोगों को पता है। जैसे अगर आजकल ऐसी कोई दुखद घटना हो, तो हम देखते हैं वो पार्थिव शरीर घर आता है, प्रॉपर एक सेरेमोनियल वे से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, नेशनल फ्लैग फैमिली को हैंड ओवर किया जाता है। ये तस्वीरें आजकल हम देखते हैं। लेकिन कारगिल युद्ध से पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। कारगिल युद्ध से पहले पार्थिव शरीर घर नहीं आते थे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी के नहीं आए। देयर आर एग्जाम्पल्स जो आए हैं, वो कोई आ गया, मैनेज हो गया, किसी ने एफर्ट लगाया या कुछ हो गया, आप समझ गए ना। अदरवाइज ऑफिशियली एक वो रूल या प्रोटोकॉल नहीं था।
तो जैसे क्या होता था उनका? हाँ, वैसे जो भी जवान या अधिकारी अगर वीर गति को प्राप्त होता था तो युद्ध भूमि में ही कहीं आगे पीछे उनका अंतिम संस्कार होता था। अच्छा, घर पे नहीं होता था? घर तक नहीं आता था। फिर घर उनके जो हम जिसे अस्थियां बोलते हैं, राख या हम हाँ। जिसे बोलते हैं, एक रुमाल में बांध के वो घर आती थी। जैसे मैं अभी दिल्ली में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं चलो यहाँ पे छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा नाम तो सारे बड़े ही हैं, बट जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया, बोला गया, सबसे बहुचर्चित चेहरा, जिसको देख के जनरेशन्स फौज में गई कि हमें भी उन जैसा बनना है। अगर मैं कहूँ तो कैप्टन विक्रम बत्रा भी उनसे ही इंस्पायर्ड हुए और फौज में गए। आज तो कैप्टन विक्रम बत्रा खुद से एक लेजेंड है, उस पर तो हम कोई बात नहीं करेंगे। तो जिनको वो सोच के गए थे उनका नाम था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। वो 17 पूना हॉर्स के थे और जब ये हुआ था तो उनके पिता भी फौज में समझो ब्रिगेडियर सर्विंग थे, फौज में अधिकारी थे। तो 71 की लड़ाई में सरेंडर, पाकिस्तान के सरेंडर करने से एक दिन पहले ही जम्मू के पास एक जगह आती है सांबा। तो सांबा में एक नाला है बसंतर, तो वहाँ बैटाला बसंतर हुई है, एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है बैटाला बसंतर। बैटाला बसंतर में एक दिन पहले ये लड़ाई ख़त्म होने से, अगर मैं कहूँ तो 15 दिसंबर 1971 को अरुण खेत्रपाल वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगले दिन सीज़ फायर हो जाता है। तो उनकी माताजी जो दिल्ली में ही रहती थी, अब वो भी अखबार में पढ़ती हैं कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, जो आपको पता ही है, 93,000 उनके लोगों ने जो हथियार डाल दिए थे। तो अब उन्हें लगा कि लड़ाई तो ख़त्म हो गई, अब तो मेरा बेटा भी लड़ाई से वापस आएगा। उन्होंने उसका बाइक भी सर्विस करने के लिए भेज दिया कि वो घर आएगा, इतनी छुट्टी नहीं होगी, सो दैट वो आए तो कुछ दिन वो अपनी बाइक चला पाए। तो 10th डे उनको पता चला था कि हमारा बेटा तो 15 दिसंबर को ही वीर गति को प्राप्त हो गया था। और जम्मू के वो सांबा के पास ही एक जगह है जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, और वहाँ पे एक छोटा सा मेमोरियल बना हुआ है, और आज की डेट पे सांबा के किसी का भी अंतिम संस्कार वहीं पे ही होता है। तो पहले किसी के भी समझो घर नहीं आते थे, बट कुछ के हैं जो आए हैं, वो एक अलग विषय है जिसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो अब मैं अपनी कहानी पे आता हूँ। अब हमारे 7 जवान, अगर मैं कहूँ तो मेरे परिवार की, मेरे लोगों की रक्षा हेतु उस रात वीर गति को प्राप्त हुए। तो अब अगले दिन सुबह उनका अंतिम संस्कार होना था, तो अब अंतिम संस्कार भदरवा में ही होना था। अब ये तब की बात है जब भदरवा में प्रॉपर एक आर्मी का सेटअप भी नहीं था। अब मेरी मानना है कि तब शायद कोई एक कंपनी ही भदरवा में रही होगी, प्रॉपर यूनिट भी नहीं होगी, तो बड़ी कम नफरी होगी, ज़्यादा तो लोग थे ही नहीं। और अब 7 लोगों का अंतिम संस्कार करना है तो तैयारी भी करनी पड़ती है, बड़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो उसमें फ़ौज थी, फ़ौज के साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो फ़ौज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गांव के लोग भी सारे उसमें शामिल थे। उन गांव के लोगों में एक मैं भी था। हम सब लोग भी, क्योंकि इनके तो परिवार वाले कोई थे नहीं, हम सब लोग भी उसका हिस्सा थे। तो क्या परिवार वालों को भी नहीं बुलाते थे उधर? नहीं, युद्ध भूमि में, अब आप मेरी कहानी सुन लीजिए। तो मैं अभी छोटा सा ही था, तब शायद 15-16 साल का रहा होऊंगा। तो हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर जगह पे लगभग 11, साढ़े 11 बजे उनके पार्थिव शरीर यहाँ पे लाए जाएंगे और यहाँ पे जाके उनका अंतिम संस्कार होगा। तो कई सारे गांव वालों के साथ मैं भी उस जगह पे जाके खड़ा हो गया उनका इंतज़ार करने के लिए। लगभग 11, साढ़े 11 बजे, अब एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, एक फ़ौज का ट्रक आता है, तो उस ट्रक में वो 7 पार्थिव शरीर रखे गए थे। तो जैसे हम आज देखते हैं ना, प्रॉपर कॉफिन्स, ये वैसा कुछ भी नहीं था। उन सबको बेड शीट्स में ही बांधा हुआ था जैसे होता है। तो अंदर से जो 2-3 जवान होते थे वो ऐसे उस शरीर को ट्रक के बाहर तक लाते थे। तो बाहर हम सिविलियंस ही मेनली उसको उठाते थे, जैसे कोई सर से पकड़ लेगा, कोई बाजू से पकड़, भाई सम हाउ वी हैव टू होल्ड हिम, और हमें उनको लेके जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार करना वहाँ तक जाना है। तो जब 4-5 ऐसे जवान्स को लेके चले गए, तो जो अगला ग्रुप अगले जवान को लेने गया, तो मैं भी हिम्मत करके उस टोली में शामिल हो गया कि मैं भी जाके कहीं से उनको हेल्प करता हूँ। तो जब मैं गया तो जिस जवान को, अब मैं तो उनको नाम भी नहीं जानता हूँ,
जिनको मैंने लिफ्ट किया था। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो हमारे सीने के नीचे वाला पार्ट था, तो मैंने ऐसे उनको यहाँ से ऐसे पकड़ के रखा था। तो शुरू में तो मेरा हाथ भी ऐसे था, बट मेरा थोड़ी देर के बाद मेरी वो जो शारीरिक क्षमता थी वो कम होती गई, तो हाथ नीचे आते आते अब उनका ये वाला हिस्सा बिल्कुल मेरे कंधे पे ही था। तो हम चल रहे थे, चलते चलते थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो मेरे अंदर ट्रिकल हो रहा है। तो मैं समझ गया कि पसीना तो हो नहीं सकता, इतनी गर्मी वहाँ पे थी नहीं, कि ये कहीं ना कहीं उस जवान का लहू ही होगा जो मेरे अंदर था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे उनको अंतिम संस्कार करना था, तो मैंने देखा समथिंग कुछ वैसा ही था। अब मैं खड़ा हो गया बाकी सब लोगों की तरह। तो जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ तो मेरे एक ऐसे एक सोच आ गई मेरे मन में कि अगर मेरे परिवार में या हमारे गांव में कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, किसी का अंतिम संस्कार करना होता है, बड़ी बार वो डिले हो जाता है। और डिले होने का कारण क्या होता है, कोई तो उनका बाहर गाँव होता है, कोई बेटा बेटी या रिश्तेदार, तो हम चाहते हैं कि वो भी एक बार आए और जैसे कहते हैं ना अंतिम दर्शन करना, कि वो अंतिम दर्शन करे। तो मैंने कहा इनके भी तो घर वाले होंगे, वो क्या करेंगे क्या नहीं होगा। तो मैंने अपना ये एक जो भी आप क्वेश्चन को हो या जो मेरी दुविधा थी, तो मैंने वहाँ पे पास खड़े एक जवान से ये बात की। तो जब मैंने अपने उस जवान को ये मैंने बात बताई, उसने ऐसे मेरी तरफ मुड़ के देखा। उसे लगा कोई छोटा सा 15-16 साल का लड़का है, थोड़ा बड़ा इमोशनल या व्याकुल हो गया हुआ है। तो उसने मुझे पैसिफाई करने की कोशिश की। समहाउ अभी वो कुछ बोल ही रहे थे, तो मैंने सामने से एकदम से उन्हें पूछ लिया कि चलो अगर हम इनकी पार्थिव शरीर को इनके घर तक नहीं लेके जा सकते, तो इनके घर वालों को ही बुला लो। आपके पास तो उनका फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह तो हो गई, जिसके आते जाएंगे अंतिम संस्कार करते जाएंगे। आज नहीं किया कल किया क्या फ़र्क पड़ता है। अब उसने फिर मेरी तरफ देखा, तब उसने मुझे एक लाइन कही कि जो तुम सोचते हो काश दिल्ली में ये कोई सोचे। तो तब मुझे ये लगा कि शायद ये जो 7 परिवार हैं, ये दिल्ली या उसके आसपास के किसी एरिया के होंगे, या हालात भी बड़े ख़राब हैं, तो वो शायद आना नहीं चाहते। तो जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे उसके कई सालों बाद मैं ना जाने किससे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली से उसका मतलब शायद सरकार रहा होगा, कि सरकार भी ये सोचे जो तुम सोच रहे हो। तो थोड़ी देर में वो जो अग्नि होती है, जैसे आग देना, हमारे भद्रवा में इसको कहते हैं दाग लगना। दाग लगने का मतलब होता है कि चिता को आग दे दी गई। हरियाणा में भी वही बोलते हैं, अच्छा, दाग आना। हाँ। तो थोड़ी देर में जैसे वहाँ पे दाग लग गया, तो जब वो दाग लगा तो मैं बड़ा फूट फूट कर रोया। मैं एकदम मतलब कि मैं इतना भावुक हो गया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैं ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गया वहीं खड़े खड़े। तो वही जो जवान था जिसके साथ मैंने ये थोड़ी सी गुफ्तगू की थी, उसने मुझे पूरी तरह समझो पकड़ ही लिया, एक ही जस्ट होल्डेड मी कंसोल करने के लिए। तब हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ, उसका और मेरा एक अच्छे से आई कांटेक्ट हुआ। उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी थी, एकदम लाल थी, भरी हुई थी। अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा पानी उनके अंदर था, पर वो रो नहीं रहा था। प्रोबेबली वेपन के साथ था, यूनिफॉर्म में था, एक कन्फ्लिक्ट जोन में था। जिन लोगों ने रात को स्ट्राइक किया हुआ है वो अभी भी वैली में ही थे, दोबारा वो किसी वक्त भी कहीं पे भी कुछ कर सकते थे। तो उस दिन मैंने अपने जीवन का ना एक लेसन सीखा। वीपिंग इज़ ए लक्जरी डिनाइड टू मैनी। आप समझे कि रोना भी ना एक बहुत किस्मत की बात है, हर एक के पास ये भी नहीं होता। शायद वो, अब मैं तो उन 7 जन को जानता भी नहीं था, मुझे उनके नाम भी पता नहीं थे। ये तो उन्हीं के साथ रहते थे, साथ में ही खाते होंगे, ट्रेन हुए होंगे, आप समझ रहे हैं ना, जानते थे। बट वो मेरे से ज़्यादा तो वही टूटा हुआ होगा, बट वो रो भी नहीं पा रहा था, उसके पास वो अधिकार भी नहीं था रोने का जो मेरे पास था। तो जब हम वो शमशान भूमि से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में मेरे मन में ये एक ख्याल आया कि मैं इन 7 जन के घर जाऊंगा और मैं इन्हें बताऊंगा कि अंत में मैंने क्या देखा था, कि क्या हुआ था, वट एवर आई नो। तो ये वो बात है जब मैंने जम्मू में एक हमारे वहाँ पे कॉलेज है जीजीएम साइंस कॉलेज, तो मैंने वहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। तो कुछ दिनों में मैं जम्मू आ गया अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए। तो मैंने पुराने अखबार यहाँ वहाँ से ढूंढ लिए, उस डेट के खबर हर अखबार में थी।
बट जैसे आज एक जवान का नाम भी आता है, गांव का नाम भी आता है, कुछ चित्र भी आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ तो खबरें बस यही थी, सिचुएशन टेंस, फोर्स री एनफोर्समेंट सेंट, सोल्जर्स एम्बुश्ड, 7 किल्ड, बस ऐसे ऐसे ही, मतलब कि ये खबरें थी। तो अब मुझे कुछ मिला ही नहीं उनका। तो अब उसके बाद कॉलेज की लाइफ चलती रही, मैं भी कॉलेज के साथ पढ़ाई में जैसे जो भी आपको हो चलता रहा। पर आए दिन तब जम्मू की अखबारों में ये खबरें आती थी, आज पुंछ में ऐसा हो गया, या किश्तवाड़ में हो गया, या कुपवाड़ा में हो गया, या राजौरी में हो गया। होता तो था ही तब बहुत ज़्यादा होता था। तो वो फिर से मुझे स्ट्राइक करता था कि ऐसा ही हुआ होगा, ऐसे ही चिता होगी, ऐसे ही उनको अभी अंतिम संस्कार हुआ होगा। तो ये सब चलता रहा। तो बात है 94 की। तो इसके 5 साल के बाद 99 जब कारगिल का युद्ध हुआ, तो तब तक एक तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया था, प्राइवेट चैनल्स भी आ गए थे। और कारगिल के युद्ध में 2 बातें बड़ी ज़्यादा हुई। एक कि पूरे मीडिया ने उस युद्ध को बड़े क्लोजली फॉलो किया, उसकी कवरेज की। सेकंड, अगर मैं कहूँ कारगिल युद्ध का भारत को एक ही बेनिफिट हुआ है, अदरवाइज युद्ध में कभी कोई बेनिफिट नहीं होता, वो ये था कि वाजपेयी साहब ने ये समझो डिक्लेयर किया और एक रूल बना दिया कि अब किसी भी जवान का जो पार्थिव शरीर है वो उसके घर लाया जाएगा, चाहे वो जितनी भी डिले हो, जिस मर्जी हालात में हो, जैसा भी हो, पर वो सरकार की एक जिम्मेदारी है उसको सम्मान सहित घर पहुंचाने का। तो घर आने का भी वो सिलसिला शुरू हुआ जो हम आज देखते हैं। तो इस कारगिल के युद्ध में तो पूरा भारतवर्ष की सेना लड़ी। हमारी लगभग 535 या 25 के आसपास की ये ऑफिशियल कैजुअल्टीज़ बताते हैं। तो उसमें हमारे जम्मू के जो जवान थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ के बड़ा हिस्सा लिया। हमारे जम्मू से ही 52 कैजुअल्टीज़ हैं, 52 जो कारगिल के युद्ध में शहीद हुए। उन्हीं में से एक थे ग्रेनेडियर उदयमान सिंह, वो लगभग 19.5 साल के थे और वो टाइगर हिल्स की लड़ाई पे 5 जुलाई को मारे गए थे। तो 6-7 जुलाई को मैंने अखबार में पढ़ा उनके बारे में, हमारे जो लोकल जम्मू का अखबार था, कि ऐसे ऐसे ये हुआ, ये सब था। तो फिर अब मेरे पास एक जवान का नाम था, एक उनके घर का एड्रेस भी उन्होंने बताया था कि इस पर्टिकुलर गांव से है, जो मेरी रीच में भी था कि मैं उनके घर जा सकता हूँ। तो 5 साल के बाद मैंने हिम्मत की कि अब मैं इनके घर जाता हूँ। लेकिन अब घर कैसे जाऊँगा, क्या बोलूँगा, ये सवाल सारे आने शुरू हो गए। तो मैंने मेरे अपने किसी दोस्त से बात की कि मुझे ऐसे ऐसे उदयमान सिंह के घर चलना, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? उसने बोला हाँ चलेंगे, कल चलेंगे। कल नहीं गए, परसों गए, करते करते समझो कुछ दिन हो गए। तो मुझे लगा कि ये तो मेरे साथ नहीं जाएगा। मैंने किसी और से बात की, भाई तुम चलोगे? उसके साथ भी ऑलमोस्ट सेम स्टोरी। तो कुछ हफ्तों के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद कोई भी नहीं जाएगा। तो 99 की ही अगर मैं विंटर्स की बात करूं, नवंबर दिसंबर, अब एग्जैक्टली मुझे भी महीना या वैसा कुछ याद नहीं है, मैंने खुद से ही हिम्मत की कि अब मैं जाता हूं, जाएगा तो कोई नहीं। तो वो जो गांव मैंने अखबार में उसका नाम पढ़ा था, मेरे घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। मैं पूछ पाछ के उस गांव तक पहुंच गया। तो जब मैं उस गांव पहुंचा तो किसी को जिस पहले इंसान को ही मैंने पूछा कि मैं उदयमान सिंह के घर जाना चाहता हूँ, उसने मुझे उसका घर बता दिया कि ये वाला घर उसका है। अब गांव के घर थोड़े खेत में खुले खुले से होते हैं, जैसे गांव का आंगन होता है। तो मैं गया, उनके कोई गेट वेट तो था नहीं, कोई बेल वेल थी नहीं। तो मैं बड़े से आंगन में घुस के सीधा एक दरवाजे तक पहुँच गया। तो मैंने दरवाजे को खटखटाया। एक 14-15 साल की एक लड़की बाहर आती है। तो मुझसे पूछती है कौन हो, क्यों, किससे मिलने आए हो? तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं आपकी मम्मी से मिलने आया हूँ। तो उसने मुझे एक कमरे में जाके बिठा दिया। उस कमरे में क्या था, बस एक ऐसा ही कमरा था। हाँ, कमरे में कोई भी फर्नीचर नहीं था, नीचे दरी बिछी हुई थी और दीवारों पे ना कुछ तस्वीरें लगी थी जो ग्रेनेडियर उदयमान सिंह की थी। शायद अभी भी लोग उनके घर आ रहे होंगे, वट एवर इट वॉज। तो मैं दरी पे कहीं एक साइड पे जाके तो बैठ गया। लगभग 4-5 मिनट के बाद हाँ, एक महिला आती हैं जो उन्हीं की मदर हैं। उस वक्त तो मुझे पता नहीं था, बिल्कुल जितनी दूरी पे आप बैठे हैं वो आके मेरे सामने बैठ जाती हैं और ऐसे सर झुका के बैठती हैं। ये सुबह मेरे ख्याल से कोई 11 बजे के आसपास की बात होगी। अब मुझे लगा आंटी मेरे से बात करेंगी, कुछ पूछेंगी। वो कुछ नहीं पूछ रही, बिल्कुल ऐसे सर से झुका के बैठी हैं। मैं भी चुप हूँ, वो भी चुप है। मैं फिर भी कभी यहाँ देख रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ, आंटी ने कभी सर भी नहीं उठाया।
लगभग 1 घंटा हम दोनों ऐसे बैठे रहे। ना उन्होंने कोई बात की, ना मैंने कोई बात की, ना कोई कमरे में आया। और उस टाइम पे तो मोबाइल्स भी नहीं होते थे कि किसी का फ़ोन आए या मैं कुछ करूं। तो 1 घंटे के बाद लगभग 12 बजे के आसपास आंटी ने ना शायद बड़ी हिम्मत करके ऐसे थोड़ा-सा सर ऊपर किया और मुझे कहा कि चाय पियोगे? तो मैंने कहा हाँ, चाय पिएँगे। तो आंटी अंदर जाती हैं, चाय बनने में जितना वक्त लगता है, तो वो चाय लेके आती हैं। अब जैसे ही मैं कप लेता हूँ, अभी मैं कप को सिर्फ अपने मुंह तक ही लाया था, तो आंटी मुझे बोलती हैं, वो तस्वीर देख रहे हो? अब मैं उस तस्वीर की तरफ देखता हूँ। वो तस्वीर क्या है? एक गांव की वो खाट नहीं होती चारपाई, वो खाट है। आंटी उस चारपाई पे बैठी हैं और उनकी गोद में उदयमान सिंह बैठा हुआ है। कहती देखो कितना सुंदर मेरा बेटा था। मैंने कहा ये उसकी ना आखिरी फ़ोटोग्राफ है, मई में खींची गई थी और उसने भी ये फ़ोटोग्राफ कभी देखी नहीं है जब हमने ये प्रिंट की थी। बस अब आंटी बात कर रही हैं, कर रही हैं, कर रही हैं अपने बेटे के बारे में। मुझे बोली जा रही हैं वो स्कूल में ऐसा था, बड़ा होके ऐसा था, जब रात को वो सोता था। उन दिनों में जम्मू में लाइट बढ़ी जाती थी, तो जब रात को लाइट जाती थी ना, मैं रात भर उसको पक्षी झोलती थी कि उसको मच्छर ना काटे, उसको ये ना करे। पता नहीं उसने टाइगर हिल्स की वो चढ़ाई कैसे चढ़ी होगी, उसने गोलियाँ कैसे खाई होंगी। उसको ना यहाँ सीने में गोली लगी थी उनके बेटे को, और उसके यहाँ सीने में ना पर्स था, लेदर का वो पर्स नहीं होता, वो उसके यहीं पे था। तो वो जो बुलेट थी, वो बुलेट आई है, उस पर्स को लगी है, उस पर्स को बिल्कुल मतलब कि छेद करते हुए, और जो थोड़े बहुत पैसे या वटेवर उसके पर्स में था पूरा फाड़ के ना बुलेट उसकी चेस्ट में गई है। तो वो आंटी ना हमेशा उस पर्स को इवन टुडे अभी भी उसको अपने ना समझो ब्लाउज में ही रखती हैं आज भी। तो और उस टाइम पे जब मैं गया था तब तो नई नई बात थी, तो आप वो ब्लड स्टेन्स भी देखते थे उस पर्स पे। अब तो खैर वो मिट गए हैं। तो अब आंटी मुझे वो दिखा रही हैं। 1 घंटा लगभग इसमें हो गया। मेरे ख्याल से 1 सवा 1 बज गया होगा। फिर आंटी मुझे कहती हैं खाना खाओगे? अब मैं अभी भूखा था, सुबह काफ़ी देर का निकला था। तो मैंने कहा हाँ आंटी खाना खाएंगे। अब खाना इस रूम में नहीं खाएंगे, ये रूम उसी का रूम था, उदय उदयमान सिंह का था। अब ये थोड़ा आई मीन टू से एक पवित्र रूम है, यहाँ पे हम खाना वाना नहीं खाएंगे। तो वो मुझे अंदर ले गए। तो अंदर जाके मैंने देखा वो मुझे लड़की दोबारा मिली जो सुबह मुझे मिली थी, वो उसकी छोटी बहन थी, मुझे तब पता चला। तो उसे कहा गया कि अब ये भी खाना खाएंगे, तुम फटाफट 2-3 गरम गरम चपाती बनाओ, और जो भी दाल सब्जी बनी थी उन्होंने मुझे दिया, मैंने खाना भी खाया और बात बात हो रही है। तो लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मैंने उनसे ऐसे कहा अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ। तो अब आंटी मुझे ऐसे कहती हैं अच्छा कितनी छुट्टी छुट्टी आए हो? मैंने कहा छुट्टी? कौन सी छुट्टी? तुम 18 ग्रेनेडियर से नहीं हो? मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो फौज से ही नहीं हूँ। तो अच्छा तो तुम कौन हो? तब मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा पता नहीं कहीं। तो वो जो अखबार का कटिंग था ना जो 5-6 जुलाई का था, वो मेरे पास था, जो मैंने उस दिन से अपने पास रखा था। मैंने अपनी जेब में से फटाफट वो निकाला। मैंने कहा आंटी ये ना मैंने अखबार में ये पढ़ा था जब ये आया था, तो मैं तब से आपके पास आना चाहता था, पर समहाउ मैं आ ही नहीं पाया। मेरा नाम विकास है और मैं ये तालाब तिल्लो में रहता हूँ। तो उस वक्त तक आंटी मेरे से ना हिंदी में बात कर रहे थे, फिर वो मेरे से डोगरी में बात करते हैं, फिर मुझे पूछते हैं वो फिर कैली आए कि क्यों आए? तो मैंने कहा नहीं नहीं काम कोई भी नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, बस मैं आपसे मिलना चाहता था और कुछ भी नहीं था, और मेरा कोई इंटेंशन भी कुछ नहीं था, मुझे बस आपको मिलना था और कुछ भी नहीं था। कहती हैं अच्छा फिर आना। तो मैंने कहा मैं फिर आऊँगा। तो अब लगभग 22-23 साल हो गए। ये 23 साल में मैं अगर उसी घर की बात करूं तो 100 से ज़्यादा बार मैं उसके घर जा रखा हूँगा। हर 5 जुलाई को जब भी मैं जम्मू में होता हूँ, मैं उनके कार्यक्रम में शामिल होता हूँ। अब उनकी 2 बेटियाँ थी, एक से तो वो उसी दिन मिला था, एक और भी उससे छोटी थी। अब दोनों बेटियों की शादियाँ भी हो गई हैं, अब उनके 2 दामाद भी हैं, उनके आगे बच्चे भी 9th-10th में आ गए हैं। लेकिन मैं आज भी उस परिवार के साथ वैसा ही हूँ। तो ये आपके उस सवाल का जवाब है कि मैंने शुरुआत क्यों की, कहाँ से की, और पहली बार मैं जब किसी के घर गया क्या था, कैसा था। तो अब मैं दूसरे आपका जो बात था, जो आपने फ़ोटोग्राफ कर्नल जोजन थॉमस की बात की, तो ये 11 जाट के थे। जब ये बोर्ड में अप्रूव हुए टू टेक कमांड, तो उन्होंने 45 RR की कमांड ली।
तो ये कुपवाड़ा में ही डिप्लॉयड थे। ही वॉज CO, कमांडिंग ऑफिसर दैट टाइम। तो एक ऑपरेशन के दौरान इनके किसी कंपनी कमांडर को इंजरी हो गई, बुलेट इंजरीज हो गई। तो ये खुद से ही एनकाउंटर साइट पे आ गए थे, बिल्कुल LC पे वो सब हो रहा था। तो वहाँ पे ही हिमसेल्फ केम एंड टू द एनकाउंटर। तो टेररिस्ट्स के साथ गोलाबारी में ये भी वीर गति को प्राप्त हुए। तो उनकी इस बहादुरी के लिए जो भारत का सर्वोच्च हमारा जो अवार्ड है अशोक चक्र, उससे इनको सम्मानित भी किया गया। तो फिर मैं जब बेंगलोर गया तो मैं इनसे मिलने गया था। तो वो जो पहली फ़ोटोग्राफ है, जब मैं पहली बार इनसे मिला बेंगलोर जाके, तो वो तब की फ़ोटोग्राफ थी जिसमें उनकी धर्मपत्नी बीना थॉमस हैं, उनकी बेटी हैं मेघना उनका नाम है, फिलेमोन, फिली जो मैं कहता हूँ, जो वो छोटा सा बेटा है। तो उसके बाद मैं बड़ी बार उनसे मिला। 4-5 साल पहले तो बीना थॉमस जम्मू भी आई थी, फिर हम एक साथ घूमे भी, एक सब अच्छा रहा। तो लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैं दोबारा बेंगलोर गया, ऐसा हुआ कि फिर हम चारों एक बार दोबारा मिले। तो फिर ये फ़ोटोग्राफ रिक्रिएट की गई कि आओ एक बार वो फिर से हम खींचते हैं। अदरवाइज़ क्या होता था, अगर मैं जाऊंगा तो उनकी बेटी नहीं होगी, बेटी होगी तो बेटा नहीं होगा। आप समझ गए ना, हम चारों कभी एक साथ हो नहीं पाते थे। तो उस फोटोग्राफ का बस वही एक सिग्निफिकेंस है कि हमने कहा चलो उसी तरह बैठते हैं, उसी शेप में बैठते हैं। तो बस दैट इज़ ऑल। सर आपने जैसे बोला कि पहली बार जब आप गए तो आप इतने वो थे कि कैसे जाएं वहाँ पे, तो वही मेरे जहन में भी था। मैं पहली बार जब पिछले साल कैप्टन विक्रम बत्रा की बात की, तो मैं उनके पालमपुर में मैं गया हुआ था, तो उनका जाना चाहिए। मैं एक बार गया, फिर उनका इधर तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, तो फिर मैं वापस चला गया। फिर शाम को दोबारा वहाँ से गुजर रहा था, तो उनका थोड़ी हिम्मत जुटाई कि मिल लेते हैं। फिर उनका क्यों डिस्टर्ब किया, बोलेंगे कि भाई दोपहर का शाम का टाइम है, क्या पता सो रहे हों या क्या है। तो मतलब इस तरीके के सवाल आते हैं कि कोई भी घर में वैसे जाता है तो अजीब सा लगता है। तो हिम्मत जुटा के थोड़ा घंटी बजाया वहाँ पे। उनके फादर थे वहाँ पे, एक गार्डनर हैं वो, उन्होंने गेट खोला कि किससे मिलना है, उनका फादर से मिलना है। तो उनके फादर आए, उनकी मदर ऊपर थी, तो उनके फादर आए, उनके साथ बैठा थोड़ी देर। कुछ नहीं, मतलब जनरल क्या चल रहा है क्या नहीं, बस इस तरीके से। फिर मैंने पूछा कि अ, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? बोला नहीं नहीं, ऐसे तो रोज़ आते हैं, मतलब रोज़ लोग आते हैं उनके पास। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन लोग नहीं आते। तो कहीं ना कहीं जो चेंज है वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आ रहा है। लोग जितना जानते हैं, अब सबको नहीं जानते हैं लोग। जैसे आपका इतना, आप हर चीज़ को फॉलो करते हो, लेकिन विक्रम बत्रा इज़ अ लेजेंड अभी। तो शायद उनका पता है लोगों को, कोई भी पूछे पालमपुर में तो उनका घर बता देते हैं। तो इस तरीके से जो वहाँ पे जाते होंगे, इधर उधर निकलते होंगे, तो उनको पता चल जाता होगा। वरना इट्स अ दिस थिंग कि कुछ बदलाव तो आया है अ, देश में। शायद मीडिया का भी उसमें एक रोल बिल्कुल। है। चलो मैं एक छोटी सी, एक बड़ी एक अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने विक्रम बत्रा की बात की। लगभग 1-1.5 साल पहले जम्मू में एक कार्यक्रम होना था जिसमें अंकल को, ये बत्रा अंकल को बुलाया गया। तो अंकल आए, तो मेरा ही ज़िम्मा लगा कि मैं उनको होटल के रूम में जाके ड्रॉप करूं, उनको आई मीन प्रॉपरली सेटल करूं। और नेक्स्ट डे इवेंट खैर उसी होटल के पास ही था। हम्म, और उनके साथ, जैसे वो शाम को वो अकेले आए थे, आंटी नहीं आ पाई थी, कि डिनर भी मैं उन्हीं के साथ करूं, सो दैट एक उनको कंपनी हो। तो मैं उन्हीं के साथ उनके रूम में गया, उनको हमने सारा आई मीन सेटल डाउन किया, सब कुछ किया, डिनर मैंने उनके साथ किया। फिर मैंने कहा अंकल अब आप सो जाइए, तो मैं कल सुबह आता हूँ। तो अगर जल्दी आया तो ब्रेकफास्ट भी एक साथ कर लेंगे, नहीं तो आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, फिर तो हमने इवेंट पे जाना ही है। तो वो कहते हैं ठीक है। तो मैं घर आ गया शाम को। नेक्स्ट डे मैं सुबह जाते जाते थोड़ा लेट हो ही गया, क्योंकि इवेंट का और भी हम्म, थोड़ा बहुत काम था। तो मैंने अंकल से बोल कि उन्होंने अपना वट एवर नाश्ता वगैरह कर लिया था। जब मैं वहाँ पे अंकल को रूम में लेने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि कल एक बड़ी अजीब सी बात होगी। मैंने पूछा क्या? हम्म। कहते हैं अभी एक तो जम्मू में वो बाहर के प्रीपेड नंबर्स चलते नहीं हैं, ये हाँ, पोस्ट आपको भी पेड पता जी। होगा। हाँ, तो उनका जो नंबर था वो प्रीपेड था। अब उनका नंबर बंद हो गया और उस होटल में शायद वाईफाई भी नहीं था या जो भी कुछ था। अब वो कहते हैं जब तुम चले गए उसके बाद अब मैं अकेला था।
अब होटल के रूम में था और अब मेरा किसी के साथ कोई संपर्क नहीं था और टीवी शायद उन्होंने देखना या ना देखना, वट एवर इट वॉज। कहता मैं अकेला बैठ गया, अब मैं क्या करता। देन इस की फिर मैंने एक पोइम लिखी। बड़ी देर के बाद मैं फिर दोबारा से विक्रम बत्रा के उस, क्योंकि जब मैं और वो भी बैठे थे तो तब भी हम विक्रम बत्रा की ही बातें कर रहे थे। तो ये है वो है जो भी बातें थी, कहते जब तुम चले गए तो वो बातें तो समझो चल ही रही थी मेरे दिमाग में। अब कोई था भी नहीं, ना मैं किसी से बात कर सकता था, ना मैं व्हाट्सअप देख सकता था, ना मैं कुछ कर सकता था। टीवी का मुझे अब याद नहीं आ रहा कि उन्होंने देखा या क्या नहीं था। तो मैं दोबारा थोड़ा ट्रांस में चला गया, तो मैंने कुछ लाइनें लिखी, तो उन्होंने मुझे वो लाइनें सुनाई। उस लाइन की ना, जो पोइम की जो पहली लाइन है, अगर मैं पूरी तरह एग्जैक्टली बता पाऊँ तो मैं आपको बताता हूँ। एक पिता अपने बेटे के लिए लिख रहे हैं, वो ऐसा बोलते हैं। वो लाइन्स एग्जैक्टली ये हैं कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, पर मैंने भगवान जैसे एक इंसान को देखा है। ये उसकी फर्स्ट लाइन है। तो मैं अगर दोबारा उनसे मिलता हूँ तो मैं उनसे वो पूरी पोइम, कहीं पे तो उन्होंने लिखी है, मैं वो लाके आपको ज़रूर भेजूंगा। तो ये आपने विक्रम जी की और अंकल की बात की, तो सोचो वो आज 20 साल के बाद भी एक पिता अपने बच्चों के लिए इस तरह की पोइम्स लिख रहे हैं। फिर उस इवेंट में उन्होंने वो पोइम पब्लिकली पढ़ी। जब उनको स्पीच देने का जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कुछ तो अपने शब्द कहे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कल विक्रम को लेके कुछ लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आप लाइन खुद ही देखिए कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, पर मैंने भगवान जैसे एक इंसान को देखा है। ऐसी कुछ लाइन्स थी उनकी। मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा को ऑनर्स मिले हैं, लेकिन इससे बड़ा ऑनर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और ट्वीट जो आपने मेरे को भेजा उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। 15 years back when I met Aparajita, daughter of Kargil martyr Major Padmapani Acharya in 2001 for the first time, we got this left side of photograph clicked in a studio in Hyderabad. Today again in Hyderabad when we met, the right side photograph is clicked. ये दो फोटोग्राफ्स हैं। अभी कमांडर आचार्य जो उनके भाई हैं, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे काफ़ी बातें भी हुई, पर उनके भाई के बारे में मैं बात नहीं कर पाया। काफ़ी बिज़ी हैं वो अभी, और आपको पता ही है क्या सिचुएशन है J&K में। तो काफ़ी मतलब ही इज़ सच अ जेंटलमैन एंड द होल टीम, द वे दे रिस्पेक्ट हिम, इट्स कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। तो जो उनसे मैं बात करना चाह रहा था, उनके पास गया भी इसलिए था कि बात करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। उनके साथ वॉक पे भी गए तो काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन वो बात नहीं हो पाई, क्योंकि दैट कैन बी डन ओनली व्हेन यू आर वेरी रिलैक्स्ड एंड देयर इज़ नो वर्क। वो उनके पास वो लग्जरी नहीं है इस टाइम पे, जो सिचुएशन है ग्राउंड पे। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप उनकी स्टोरी, उनके भाई की स्टोरी अगर आप शेयर कर सकें तो। बिल्कुल, चलो पहले मैं ओवरऑल इस मीटिंग को ही डिस्क्राइब करूं। ये भी मेरी एक 20-23 साल की जो जर्नी है ना, उसका एक बड़ा अहम हिस्सा है। मैं बॉम्बे में था, लगभग 2000 या 2001 के आसपास की बात है, 2001 ही होगा। तो विले पार्ले वहाँ पे एक लोकल स्टेशन है। मैं किसी परिवार से ही ऐसे मिलने गया था। जब मैं मिल के आया, अब मुझे अगली मीटिंग के लिए चर्च गेट जाना था, तो अब मुझे लोकल ट्रेन में बैठना था। तो ये उन दिनों की बात है जब आपके पास फ़ोन नहीं होते थे। आज चलो फ़ोन पे आपका टाइम पास हो जाता। तो मैं एक बुक स्टॉल पे गया कि चलो कोई अखबार ले लेता हूँ कि आधे पौने घंटे का जर्नी निकल जाए। जब मैं वहाँ स्टॉल पे गया तो वहाँ पे ये बुक मैगज़ीन्स भी उन्होंने साथ में रखी होती हैं। तो मैंने एक मैगज़ीन देखा, शायद द वीक, अभी मैं श्योर नहीं, हो सकता कोई और ही, बट मेरे हिसाब से वो द वीक ही थी। उसमें क्या है, शायद लगभग 1 साल के आसपास की एक लड़की का फ़ोटोग्राफ है। उसने फ़्रॉक पहना हुआ है और उसके फ़्रॉक पे ना यहाँ पे महावीर चक्रा लिखा हुआ है, और ये महावीर चक्रा लगा हुआ है, और नीचे उसका नाम लिखा हुआ है अपराजिता, डॉटर ऑफ मेजर पद्मापानी आचार्य।
अब तब तक मैंने मेजर पद्मा पानियाचार्य का नाम अखबारों में पढ़ा था, देखा था, बट इसके आगे की मेरे पास कोई ज़्यादा उनकी जानकारी नहीं थी, जितनी जो उन दिनों में थोड़ी बहुत जो नेशनल न्यूज़पेपर्स में आई, जो मैंने भी पढ़ी। तब तो टीवी पे इतनी कोई ऐसा सोशल मीडिया तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने वो मैगज़ीन खरीद ली, 10 रुपये की थी। तो बाकी विले पार्ले से चर्च गेट तक जाने का जो टाइम था, उसमें मैंने वो जो कवर स्टोरी थी वो 2-3 बार मैंने पढ़ ली। तो मैंने ये पढ़ा, अच्छा ये तो हैदराबाद में रहते हैं, ये अपराजिता है, उनकी बेटी है, ये है वो, जो भी कुछ उस पर लिखा हुआ था। तो तब ऐसे मेरे मन में ये ख्याल आया कि अभी तो मैं बॉम्बे तक तो आ ही गया हूँ, दोबारा पता नहीं इतनी दूर आने को मिले भी ना मिले। उस टाइम पे ये भी एक सोच आती थी। बिल्कुल। तो हैदराबाद तो चलो यहाँ से पास ही है, मैं ऐसा करता हूँ हैदराबाद चले जाता हूँ, मिल लेता हूँ। बड़ा मन किया कि मैं अब अपराजिता से मिलूँ, एक समथिंग, मैं बड़ा एक्साइटेड सा हो गया था। तो मैंने पहले ट्रेन का पता वता करने की कोशिश की, रिजर्वेशन तो कोई एक दिन में मिल नहीं रही थी। तो किसी ने मुझे कहा कि दादर से ना बस भी जाती है हैदराबाद के लिए, तुम जाओ और उस बस में बैठ के चले जाओ। अब मैं सबसे पहले अपनी बजट देख रहा हूँ, इतने तो पैसे भी नहीं थे, और उस ज़माने में ये भी नहीं था कि मैं आपको बोल दूँ चलो जीपे कर दो, मुझे थोड़े, तब तो ऐसा कुछ था नहीं। आई हैड वेरी लिमिटेड मनी, पैसे वैसे ही बड़े कम होते थे, अब ये था। तो फिर मैंने वो सारा कैलकुलेट किया कि अगर मैं हैदराबाद जाऊँ, हैदराबाद से फिर वापस जम्मू जाऊँ, तो मैंने समहाउ मैनेज कर लिया कि थोड़ा टफ होगा बट आई कैन मैनेज। तो मैं बस में बैठ के हैदराबाद चला गया। हैदराबाद की जर्नी बड़ी लंबी, बड़ा लंबा टाइम लगा बस में, बिल्कुल बैठ बैठ के ऐसे एक आदमी अकड़ सा ही जाता है। तो जब मैं हैदराबाद पहुंचा, अब मेरे पास ना उनका फ़ोन नंबर है, ना उनका एड्रेस है, उनका कुछ भी नहीं है। मेरे पास बस वो मैगज़ीन है, और मैगज़ीन पे अपराजिता की फ़ोटोग्राफ है, और अंदर कवर स्टोरी पे जो मेजर पद्मा पानी की फोटो, ये मेरे पास सब कुछ है। तो अब मैं वहाँ सबको पूछ रहा हूँ, अरे मेजर पद्मा पानियाचार्य है, महावीर चक्रा है, ये है वो है, इनसे पूछा, आपसे पूछा, ना जाने किस किस से पूछा। कहानी को अगर मैं कट शॉर्ट करूँ, मुझे 2 दिन लगे उनका घर ढूंढने में। इट टुक मी 2 डेज़, और 2 दिन के बाद मैं समहाउ उनके घर तक पहुँच गया। अब बजट और ख़राब हो गई है, रात को मैं समझो बस स्टैंड पे ही सोया। चलो एक बात है, मौसम अच्छा था, गर्मियाँ थी, कोई ठंड वंड का तो कुछ था नहीं, एक बेंच पे जाके मैं भी सो गया। अब मैं उनके जब शाम को घर पहुंचा, तो मैं बड़ा एग्जॉस्टेड सा था। एक तो बेल बजाई, तो कोई तो बाहर आया, तो उन्होंने मुझे पूछा कहाँ से आए हो। मैंने बोला मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, JNK से आया हूँ। अच्छा अंदर आ जाओ। उन्होंने मुझे अंदर ले लिया। अब वो मुझे चाय भी पिला रहे हैं, पकोड़े भी उनने मुझे लिए फ्राई करके बनाए। अब मुझे भूख भी बहुत लगी थी, एक अच्छा खाना बड़ी दिनों बाद मुझे समझो खाने को मिल रहा था, तो मैं खा भी रहा था। अब मैं देख रहा हूँ कोई और दिख ही नहीं रहा घर में, जैसे कोई आएगा, कोई भी नहीं आ रहा। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये बाकी सब लोग कहाँ हैं। कहती वो तो कहीं बाहर गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर मुझे वापस भी जाना होगा, ये वो। कहती ठीक है मैं फ़ोन पे बात करती हूँ। तो उन्होंने अंकल को फ़ोन किया, उस लेडी ने, वो उनके घर पे मेड है, और वो तब से मेड है जब मेजर पद्मा पानियाचार्य पैदा हुए थे ना, तब से वो उनके साथ है, वो आज भी उनके घर पर है। इवन टुडे शी इज़ एट दैट होम। तो उन्होंने से फ़ोन किया। अब उनको क्या लगा, तब भी मैं ऐसे ही दुबला पतला सा, बाल कम, कि ये बाबा की पलटन से ही आए हैं। आप समझिए। अब जैसे मैंने कहा भी कहा जम्मू कश्मीर से, तो शी वॉज आल्सो ऑफ द इम्प्रेशन कि ये कहीं ना कहीं आर्मी से ही होगा। तो उन्होंने फ़ोन मिला के कुछ तो उनको कहा होगा। अब मैं फ़ोन पे आया, तो अब अंकल ने मेरे से बात की, हाँ जी जेंटलमैन, मतलब ये कहा। तो मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे हूँ। आप सेम क्वेश्चन, यूनिट से हो। मैंने कहा नहीं। तो कौन हो? तो मैंने अपने बारे में बताया। कहते हैं अच्छा हमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर हम मिलते हैं। तो फिर हम जब वो आए, जब मैं उनसे मिला, एक बड़ा अच्छा लगा उन्हें भी मिलके, बात हुई। अब मैं बार बार अपराजिता की तरफ देख रहा हूँ, जो शायद किसी के पास थी। अब वो मेरे पास आ नहीं रही। अब मेरा बड़ा मन है आओ आओ, अब वो तो आएगी नहीं। तो एक ना वो कैडबरी का चॉकलेट आता था, वो 100 रुपये का, जिसमें वो 3-4 एक डब्बा सा होता था। तो मैंने वो एक लिया हुआ था। तो मैंने अंकल से ऐसे पूछा ये मैं इसको दे दूँ? कहते हैं हाँ दे दो। तो मैंने वो डब्बा उसको दिया, तो थोड़ी सी हमारी दोस्ती हो गई। वो थोड़ी पास तक आई, और उसने वो सारे चॉकलेट्स खोल दिए जितने थे ना। जैसे एक खोला, फिर दूसरा भी खोला, फिर तीसरा भी खोला। अब थोड़ी बहुत हमारी जान पहचान हो गई।
तो अब मेरा बड़ा मन था कि मेरा इसके साथ एक फ़ोटोग्राफ हो, अपराजिता के साथ। तो मैंने अंकल से कहा, अंकल मैं इसके साथ एक फ़ोटोग्राफ ले लूँ? कहते हाँ ले लो तुम। अब मेरे पास तो कुछ था नहीं, अब जैसे आज तो चलो मोबाइल है, तब तो ऐसा कुछ था नहीं। तो अंकल कहते हमारे पास भी कोई घर में कैमरा नहीं है, तब क्या करें? तब मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड सा हो गया कि अब तो है ही कुछ नहीं। तो शायद उन्होंने उसको फील किया या क्या किया, अब आई डोंट नो उनके अंकल के माइंड में उस टाइम पे क्या था। उन्होंने कहा ऐसा करो तुम इसको लेके कहीं बाहर चल जाओ, या आसपास कोई ना कोई स्टूडियो तो मिल ही जाएगा, वहाँ ले लो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे जैसे अपराजिता को दे दिया, अब मैं उसको लेके गेट से बाहर आया। तो जब मैं बाहर आके, अब मुझे तो नहीं है पता, मैं थोड़ा यहाँ वहाँ जा रहा था, तब मेरे दिमाग में कि सवाल एक कैसे आया, मैंने कहा बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसे इसको मेरे साथ भेज दिया, अब मैं कहीं चला ही जाऊँ, ये मुझे कहाँ ढूंढेंगे। तो मैं जब बाद में बड़े होकर जब मैं अपराजिता से मिला, मैंने उनसे कहा भी कि सोचो अगर मैं तुम्हें उस दिन लेके चला गया होता, बड़े बेवकूफ़ से लोग हैं ये सारे, ऐसे मुझे तुम्हें मेरे साथ भेज दिया, तुम छोटी सी 1 साल की। तो चलो वो एक अलग बात थी। तो हमें एक स्टूडियो मिल गया। अब मैं स्टूडियो के पास गया, तो बॉम्बे में जो मैं उन दिनों में था ना, तो मैं किसी से मिला था, तो वो 2-3 लोग थे जो कुछ फिल्म्स में काम करते थे। तो उनकी एक आपस की डिस्कशन जो मैंने सुनी थी वो ये थी कि एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ की ना क्वालिटी और लाइफ ज़्यादा होती है। ये मैंने सुना था, अब कितना सच है झूठ है ये मुझे पता नहीं। तो जब मैं उस स्टूडियो में गया तो मैं उस स्टूडियो वाले को बोल रहा हूँ एक हम दोनों की फ़ोटो खींचनी है। कहता हाँ, पर कलर नहीं खींचनी, हम ब्लैक एंड वाइट लेंगे। वो कह रहा नहीं कलर लेंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए, वो जो मैंने 3-4 दिन पहले कुछ सुना था, अब वो चीज़ मुझे थी। तो वो अब आजकल तब शायद कोई ब्लैक एंड वाइट इतना खिंचवाता भी नहीं होगा। कहता नहीं फिर 3 कॉपीज़ लेनी पड़ेंगी तुम्हें, इतने की आएंगी, ये होगा वो होगा, वो सारी बातें वो मुझे बोल रहा था। फिर मैंने दोबारा कैलकुलेट किया कि बजट वाज दैट टाइम ए मेन कंस्ट्रेंट। तो मैंने कहा ठीक है तो मुझे 3 कापियाँ दे दो, मैं तो उससे 1 ही ले रहा था। अच्छा हुआ तब मैंने उसको 3 के लिए कहा। मैंने ठीक है तुम 3 के लिए कर दो, बट मुझे ना जल्दी अभी चाहिए फ़ोटोग्राफ। कहता हाँ आधे घंटे में दे दूँगा। तो उसने एक फ़ोटोग्राफ ली, और वो जो ये फ़ोटोग्राफ जो आपने देखी उसके पास कोई बैठने की जगह भी नहीं थी। तो जो टेबल था ना, टी टेबल, तो मैं टेबल पे बैठा हूँ और उसको हमने गोद में लिया हुआ। तो वो फ़ोटोग्राफ क्लिक हुई। लगभग आधे घंटे में उसने उसका नेगेटिव से वो धुलवा के, जैसे होता था आजकल तो खैर वो होता ही नहीं है, तो उसने मुझे 3 ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स दी। तो मैं घर वापस आ गया। जब मैं घर आया तो मैंने एक फ़ोटोग्राफ उन्हीं को दे दी कि हमने 3 खींची हैं, ये एक आप रख लीजिए। तो उन्होंने रख ली। 2 लेके मैं जम्मू आ गया। जम्मू आया तो उन दिनों जम्मू में एक मैगज़ीन होता था J&K रिपोर्टर, तो मैं बीच बीच में उसमें कुछ आर्टिकल्स लिखता था। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ना मेरा ये फ़ोटो अपराजिता के साथ वाला ना इसमें अगर प्रिंट करें तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। तो देवर काइंड इनफ, उन्होंने कहा ठीक है एक फ़ोटोग्राफर हमें दे दो, अब हमें तो वो प्रिंटिंग में देनी होगी। एक मैं हैदराबाद दे आया था, एक मैंने उनको दी, वो प्रिंटिंग में गई, वो भी मेरे पास वापस नहीं आई, चली गई वो। एक मैंने इतनी संभाल के रखी कि वो मुझे आज तक नहीं मिली। आप समझ रहे हो, जैसे मैंने कहीं पे तो बड़े प्रिजर्व करके कि ये तो मेरा बड़ा प्रीशियस एसेट है, उसको मैंने किसी तो लिफाफे में या किसी फाइल में कहीं तो रखा है, किसी दिन या तो मुझे या मेरी आने वाली जनरेशन को वो शायद मिल जाए। तो रख दी, हो गया, सब चलता रहा। फिर उसके कुछ सालों के बाद ना वो ये जब ये पार्लियामेंट हाउस पे हमला हुआ था, तो जब ये ऑपरेशन पराक्रम हुआ तब J&K में उन्होंने फ़ोन सारे बंद कर दिए थे हमारे वहाँ। तब STD बंद हो गई, लैंडलाइन में सारा बंद हो गया था, कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था और ये ब्रिगेडियर साहब जिनसे आप मिले, ये उस टाइम पे एज ए यंग कैप्टन जम्मू में पोस्टेड थे। इनकी यूनिट तब जम्मू में थी, ये 2001 या 2002 के आसपास की बात होगी। सो फिर उस टाइम पे मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया था जम्मू में। तो एक दिन मुझे एक फ़ोन आता है कि कोई तो बोल रहा है। तो मैं जब गया, जब मैंने फ़ोन पे हेलो बोला तो सामने से एक लेडी की आवाज़ आई, हेलो विकास कैसे हो। तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ। नाउ शी इज़ सेइंग टू मी, आपने पहचाना मुझे। अब मुझे लगा, अब तब मेरे पास बड़े सारे बच्चे पढ़ते थे, शायद कोई 10th की लड़की होगी जो मजाक कर रही है। मैंने कहा तुम वो हो? कहती नहीं।
फिर मैं सोचा कोई 12th वाली होगी या कोई कॉलेज के ग्रुप, जैसे इंस्टीट्यूट में बड़े सारे बच्चे होते हैं। हाँ, फिर मुझे लगा जो मेरे साथ पढ़ी हैं या जो मेरी पहचान की हैं, मैंने बड़े सारे नाम लिए, तो बट मैं पहचान नहीं पा। अब मैं वह कॉलर आईडी पे देखूं, नंबर भी लोकल दिख रहा है, जैसे जम्मू का नंबर दिख रहा है। कह रही अच्छा तुम मुझे भूल गए, तुम मुझे ऐसे ऐसे वो सारी। तो मैंने कहा देखो जी मैंने आपको पहचाना नहीं, अब आप ही बताओ आप कौन हो। देन आफ्टर ए वाइल शी सेड कि मैं ये मिसेस पद्मा पानी आचार्य हूँ, चारुलता आचार्य हूँ। तो मैंने कहा दीदी आप जम्मू में, ये जम्मू का नंबर है? कहती हाँ हम कल से जम्मू में आए हैं। तो मैंने कहा आप जम्मू आए, आपने मुझे बताया ही नहीं। तो देन शी सेड कि चलो वो बात हम बाद में करते हैं, तो शाम को हमारी 6 बजे की ट्रेन है, तो हम मिलना चाहेंगे तुमसे। तो मैंने पूछा आप लोग कहाँ पर रह रहे हो? तो तब इनकी यूनिट मीरा साहब में थी, 17 राजरिफ, जिसमें छोटे भाई साहब उनके पोस्टेड थे। तो मैंने कैलकुलेट किया, अब अगर यहाँ से मीरा साहब जाऊँगा इतना टाइम लग जाएगा, और उस ज़माने में एक यूनिट के अंदर घुसना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेशन पराक्रम चल रहा है और मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं थी। फिर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना, ये वो थोड़ा ना रोड अच्छे हाँ, थे। और उनको भी अगर मैं घर आने को बोलूँ, मेरा घर बिल्कुल एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस पे था, फिर वो भागा दौड़ी होती। तो मैंने उनको फ़ोन कॉल पे ऐसा कहा कि दीदी ऐसा करते हैं, हम रेलवे स्टेशन पे ही मिलते हैं, आप थोड़ा 1 घंटा जल्दी आ जाओ, फिर वहाँ पे क्या होगी, भाग दौड़ नहीं होगी। तो शी एग्रीड टू इट। तो जैसे मान लो 6 बजे की ट्रेन है, तो मैं 4:45 बजे के आसपास ही स्टेशन पहुँच गया कि चलो हम वहाँ पे जाएंगे। अब उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे, एक बार जो बात हो गई फिक्स हो गई, उसके बाद तो कोई कन्वर्सेशन नहीं होना है ही नहीं है। तो जो भी हमारा एक पॉइंट डिसाइडेड था, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा ना काफ़ी सारे सोल्जर्स मेरी तरफ आ रहे हैं, तो मैं समझ गया कि ये सारे यूनिट के ऑफिसर्स उनको छोड़ने आए होंगे। तो उसमें कमांडर साहब भी थे और इनकी यूनिट के कुछ ऑफिसर्स, कुछ जवान्स थे। तो तब मेजर पद्मा पानी आचार्य की मम्मी बिमला आचार्य आंटी भी आए हुए थे। जब मैं इनके घर हैदराबाद गया था ना, तब आंटी घर पे नहीं थी। मैं बाकी तो सबसे मिला, पर आंटी से मिल नहीं पाया था। तो जब वो सब लोग ऐसे मेरे पास आए, अपराजिता को किसी एक ऑफिसर ने गोद में उठाया था, अब वो मुझे फिर भूल चुकी थी, अब वो फिर मेरे पास वो नहीं आ रही। तो अब मैं ना थोड़ा से उदास सा भी था कि ये जम्मू आए, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, जैसे होता ही नहीं। तो मैंने ये अपना गिला शिकवा आंटी के साथ और दीदी के साथ किया कि आपने बताया ही नहीं। तो दैट टाइम आंटी सेड वन लाइन, अगर मैं कहूँ वो मोमेंट मेरी लाइफ का वन ऑफ द हाईलाइट्स, एक अगर मेरे जीवन के जो बड़े गौरवान्वित पल रहे हैं उनमें से एक ये था। सिचुएशन समझिए, मैं बीच में खड़ा हूँ, इतनी ही दूरी पे, आप काफ़ी दूर है, पास में आंटी खड़ी हैं, यहाँ पे चारुलता आचार्य खड़ी हैं, एक सोल्जर्स का फर्स्ट रिंग है, एक सेकंड रिंग है, और जब यूनिफॉर्म में बड़े सारे लोग हों तो आम लोग भी देखने लगते हैं ना कि क्या हो रहा है। तो तब आंटी ने एक लाइन कही थी कि विकास मैं कल ही जम्मू आई, हम दिल्ली तक आए हुए थे किसी काम से, तो हमारे पास 1-2 दिन का टाइम बच गया, तो हमें लगा चलो हम जम्मू जाते हैं। तो जम्मू आने का ना मेरे सिर्फ 2 ही चीज़ों को मैं ध्यान में रख के आई। एक, मैं माता वैष्णो देवी के वहाँ दर्शन करने जाना चाहूँगी। सेकंड, मैं तुम्हें विकास को देखना चाहती थी, तुम मेरे घर आए थे और मैं तुमसे मिल नहीं पाई थी। अब सब लोग देख रहे हैं कि विकास ऐसा है कौन जिसको एक महावीर चक्रा विजेता मेजर पद्मा पानी आचार्य की माता जी ऐसा बोल रही कि मैं 2 चीज़ें जो मेरे एजेंडा में थी, एक माता वैष्णो देवी थी और एक तुम थे। तो टाइम नहीं था, इतना ही था, बट आई इंसिस्टेड देम इन द मॉर्निंग कि हमें उससे मिलना है, कुछ ना कुछ करो। तो वो मेरी सेकंड मीटिंग थी। फिर उसके बाद कई सालों तक फिर संपर्क नहीं रहा, सब चला गया। फिर कोई 2010-11 के आसपास जब ये सोशल मीडिया आया, फेसबुक आया, तो मुझे एक दिन फेसबुक पे चारुलता आचार्य मिलती हैं, ऐसे मुझे उनका प्रोफाइल मिलता है। तो मैं उनको डीएम करता हूँ, हेलो ये वो, तो वो भी आगे से रिप्लाई करती हैं, हेलो कैसे हो। मैं सोचा इन्होंने मुझे पहचान लिया, तो अब मैं उनको लिखता हूँ, आपने पहचाना मैं कौन हूँ? आई जस्ट पुट दैट ऑन द डीएम। तो वो मुझे रिप्लाई करती हैं, वेट ए मिनट। तो वो जो फोटोग्राफ है वो मुझे वो भेजती हैं जो मेरे से खो चुका था। अगर तब उस फोटोग्राफर ने 3 प्रिंट नहीं निकाले होते, एक मैंने इनको नहीं दिया होता, तो ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं ये नहीं होता। तो ये इस फोटोग्राफ की कहानी है, इस तरह से शुरू हुई। और अगर मैं मेजर पद्मा पानी आचार्य की अगर मैं आपसे बात करूं, तो युद्ध भूमि में जाने से ना थोड़े दिन पहले उन्होंने एक अपने पिता को लेटर लिखी थी।
वो लेटर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं आपको भेज दूंगा। और मेरा सौभाग्य रहा है, मैंने वो ओरिजिनल लेटर उनके घर पे देखी थी। जब मैं उनके घर गया था तो विंग कमांडर आचार्य ने मुझे वो लेटर दिखाई थी, ये वो लेटर है। तो बाद में मैंने देखा कि वो इंटरनेट पे भी, आज भी वो इंटरनेट पे है। तो उस लेटर में वो अपने पिता को ऐसे लिखते हैं कि वी आर इन द बैटल फील्ड, कैजुअलिटीज़ आर देयर, कैजुअलिटीज़ आर प्रोफेशनल हैजर्ड्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, वी शुड नॉट वरी देम, एट लीस्ट दे आर फॉर ए गुड कॉज। बट ही इज़ राइटिंग टू ए फादर फ्रॉम द बैटल फील्ड। फिर उसी में वो आगे लिखते हैं, इन भगवत गीता लॉर्ड कृष्णा हैज सेड। फिर एक श्लोक है जो संस्कृत में है, जो मुझे बोलना ही नहीं आएगा, इट्स सैड पार्ट ऑफ माई एजुकेशन, बट उसका मीनिंग ये है जो उन्होंने लेटर में लिखा हुआ है, इफ़ यू डाई इन बैटल फील्ड यू गो टू हेवन, एंड इफ़ यू विन यू कम बैक एंड यू रूल। तो आगे वो लिखते हैं, आई विल नॉट सेटल डाउन एनीथिंग लेस देन दीज टू। आगे लेटर चलता है, लास्ट पैराग्राफ में वैसा लिखते हैं, तब चारुलताचार्य प्रेग्नेंट है। तो वो लास्ट लाइन में ऐसा लिखते हैं, टेल ए स्टोरी ऑफ माँ भारता एवरी डे टू चारू, सो दैट योर ग्रैंड चाइल्ड विल इम्बाइब ऑल दोज गुड क्वालिटीज़। ये उस लेटर की लाइन है। एक फादर, एक बेटा अपने फादर को बोल रहा है कि आप अपनी बहू को रोज़ माँ भारता की कहानियाँ सुनाइए, सो दैट आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उनमें भी वो क्वालिटीज़ आएँ। तो इसी लड़ाई में ये कंपनी कमांडर थे, ये जो बैटल ऑफ टोलोलिंग हुई है, इनके साथ 2 और अफसर्स थे, मैं उनका भी यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। एक कैप्टन विजयन थापर, सिर्फ 5-6 महीने की सर्विस, यहाँ नोएडा में ही वो रहते हैं। तो उसने भी एक लेटर लिखा। उसने तो वो लेटर लड़ाई में जाने से कुछ घंटे पहले लिखा हुआ है, तो वो लेटर भी इंटरनेट पे वाइडली अवेलेबल है। उसकी मैं एक लाइन ही आपके सामने कहना चाहूँगा। वो लाइन ऐसे, लेटर की शुरुआत ऐसे होती है, बाय द टाइम यू विल बी रीडिंग दिस लेटर आई विल बी सीइंग यू फ्रॉम द स्काई enjoying the hospitality of the अप्सरास। आप इस लाइन का मीनिंग समझ रहे हो ना? ही वॉज सो श्योर कि इस लड़ाई में शायद मैं वापस ना आ पाऊँ, लेटर तो घर जाने में कुछ टाइम लगेगा, तो जब मेरे माता पिता भाई जो भी घर में हैं जब वो पढ़ेंगे तो मैं तो ऊपर से ही उनको देख रहा हूँगा। लेटर काफ़ी लंबी है। उसकी एक और लाइन है कि इफ़ पॉसिबल डू कम टू द प्लेस वेयर आई गिव माई टुडे फॉर योर टुमारो। तो एक और चीज़ है जो मैं, खैर काफ़ी लोगों को पता है पर फिर भी मैं इस वक्त बोलना चाहूँगा। कर्नल थापर जो उनके पिता हैं, वो लगभग ये कोविड का शायद 1 साल छोड़ के हर साल उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं उस दिन, और वहाँ पे अपने बेटे को श्रद्धांजलि देते हैं हर साल। इस एज में भी, नाउ ही इज़ एज्ड पर्सन, ही विल क्लाइंब अप टू दैट प्लेस जहाँ पे ये सब हुआ था। इन्हीं के साथ जो तीसरे एक और अफसर थे, लेफ्टिनेंट कैंगरूज या कैप्टन कैंगरूज हम कहें, नॉर्थ ईस्ट के थे। अगर मैं उसकी बात करूं, उसको बिल्कुल एक खड़ी चट्टान के ऊपर चढ़ना था, जो उसका टास्क था। बिल्कुल खड़ी चट्टान थी, 2 राजरिफ के ये लोग थे। तो जब वो चढ़ने लगा तो वो चढ़ नहीं पा रहा था, स्लिप हो रहा था। मेजर आचार्य भी उसी राजरिफ में हाँ, 2 राजरिफ के थे। उन्होंने ही अपने छोटे भाई को भी राजरिफ में भेजा कि ये भी राजरिफ में ही जाएगा। तो ये 2 राजरिफ के तीनों लोग थे जो ये थे। तो वो जो कैप्टन कैंगरूज थे, मेरा वो ट्वीट है एक, मैंने वो बड़ा, एक तो ट्वीट के वर्ड्स इतने कम होते हैं कि आप कुछ लिख ही नहीं पाते, तो मैंने वो समहाउ कुछ तो जो मैंने ड्राफ्ट किया था ऐसा किया था। अब जब वो उसके ऊपर चढ़ रहा है, सामने से कोई बुलेट आती है या क्या आती है, जो पहले तो चट्टान पे लगती है फिर इसके पेट में लगती है। नाउ ही हैज़ अ स्टोमक इंजरी। वो चाहता तो अपने आप को इवैक्यूएट करवा सकता था, उसने नहीं कराया, एक बुलेट इंजरी के साथ। अब जब पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, वो चढ़ नहीं पा रहा है, वज़न आपको अपने आप को लिफ्ट करना, तो उसको जैकेट भी भारी लगी। उसने -10 या -20 डिग्री में अपने कपड़े खोल दिए, जस्ट थ्रू ऑल हिज क्लोथ्स। उसने अपने जूते भी खोल दिए, जूते स्लिप हो रहे थे, रात के टाइम थी, मे बी स्लिपरी होगा वो। नंगे पाँव -30-20 जो भी टेम्परेचर रहा होगा, बुलेट इंजरी ऑलरेडी स्टोमक में है, विद 1 वेपन, जो एक असॉल्ट राइफल और एक रॉकेट लॉन्चर लेके वो लगभग 16-17 हज़ार फुट की ऊंचाई के ऊपर चढ़ा हुआ है अकेला। और ऊपर जब वो पहुंचा है, जहां तक भी उसने पहुंचना था, उसने रॉकेट लॉन्चर्स उनकी पोस्ट्स के ऊपर दागे हैं,
जो एनिमी की पोस्ट थी। फिर एनिमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस साइड से भी कोई आएगा। फिर पीछे मुड़ के ऑफकोर्स उसके ऊपर फायर फाइट हुई है। तो वो तब तक गोलियां चलाई हैं जब तक कि एक ब्रस्ट आके उसको लग के ऊपर से नीचे नहीं फेंकता। तो ये 3 लोग थे, ये लड़ाई थी, बैटल ऑफ टोलोलिंग थी, और इसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। किसी और दिन अगर हो तो मैं चाहूँगा कि आप कर्नल थापर सर को ही बुलाइएगा, जी। तो वो बैटल ऑफ टोलोलिंग इन डिटेल एक्सप्लेन करके आपको बता सकते हैं। तो मैंने उस फोटोग्राफ का सिग्निफिकेंस आपको दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरे आंसर्स बड़े लंबे हो जाते हैं, नहीं क्योंकि नहीं, अगर मैं कम बोलूँ फिर मुझे लगता है कि वो जस्टिफिकेशन नहीं है एक उस भी चीज़ शब्द के आपका साथ। बोला, एक भी शब्द तो ज़्यादा नहीं है। तो ये इससे कम मैं अगर करने की कोशिश करूं तो वो समझने वाले को भी समझ नहीं आएगी। फिर भी मैंने बड़े कम में विजयन थापर की बात आपको सुनाई, कैंगरूज की बात आपको सुनाई, मेजर पद्मा पानी आचार्य की बात आपको सुनाई। उस लेटर की 2 लेटर्स का मैंने आपके साथ जिक्र किया। और उस रात हमने 3 अफसर्स और लगभग 10-12 और जवान खोए थे। तो मॉर्निंग में तो न्यूज़ यही आई थी कि टोलोलिंग की पहाड़ी जैसे भारत ने कैप्चर कर दी, जैसे टीवी वाले फ्लैश करते हैं वो सब करते हैं। बट ये कुछ परिवार तो चले ही गए। अपराजिता जिनकी आपने फ़ोटोग्राफ देखी, इसके वो लगभग 2-3 महीने के बाद पैदा हुई हैं, इस आ, अपने पिता की शहादत के बाद। तो ये वाली जो फ़ोटोग्राफ है, इसके अगले साल फिर मैं हैदराबाद गया था, जब मेजर पद्मा पानी आचार्य का 50th बर्थडे था। वो 50वां जन्मदिन जब परिवार ने मनाया, तो मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे भी बुलाया। तो मैं उस फंक्शन में गया, होटल ताज बंजारा में, बड़े 5 स्टार होटल में वो एक इवेंट कर रहा था। तो रिक्वेस्ट करने पे टू राजरिफ ने कुछ जवान भी भेजे थे जो इस लड़ाई में इनके साथ थे। तो मैं तब सूबेदार महेश सिंह से मिला। महेश सिंह एक तब इनका राइफलमैन था, और उसे यहाँ पे सर पे गोली लगी थी और यहाँ से चीरती भी गई थी। हेड शॉट उसने अपना सर्वाइव किया हुआ है, बट वो इतनी डीप नहीं थी। बट कुछ महीने तो फिर वो भी हॉस्पिटल में रहे। तो वो वहाँ पे आए, तो उन्होंने पब्लिकली वो फिर एक एक्सप्लेन किया कि क्या था। तो वहीं पे एक इनके कोर्समेट भी आए थे। मैं 2 मिनट में उनका नहीं भी नहीं एक सर, इंसिडेंट आप सुनाना जितना टाइम चाहूँगा। लेना प्लीज़। तो मैं वो आपको बताना चाहूँगा। अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन कर्नल साहब का। अब उन्होंने फ़ौज छोड़ दी है। तो वो भी वहाँ पे आए थे, तो उन्होंने उस दिन स्पीच दी। तो मैं बिल्कुल कट शॉर्ट करूँगा। जब मेजर आचार्य वाज फाइटिंग कारगिल वॉर, कारगिल में, तो वो जो दूसरे उनके साथ के थे मेजर साहब, वो वैली में पोस्टेड थे, आरआर में। तो अब वैली भी इंटेंस थी, चारों तरफ सब था। तो एक दिन कोई 2-3 दिन के ऑपरेशन करने के बाद वो मेजर साहब अपने सीओ को रिपोर्ट करने आते हैं। तो जब वो सीओ साहब के रूम में बैठे हैं, तो सीओ साहब को किसी का फ़ोन आता है। उस फ़ोन पे ये ओवरहेयर करते हैं कि मेजर पद्मा पानी आचार्य कारगिल में मारे गए हैं। ही ओवरहेयर दिस। तो जब कर्नल साहब अपना, वो सीओ साहब जो भी कोई थे, अपना वो फ़ोन नीचे रखते हैं, तो ये उनको ऐसा बोलते हैं कि ये मेजर पद्मा पानी आचार्य 2 राजरिफ के तो नहीं है। तो वो जब थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि ये वही हैं। नाउ दिस मेजर इज़ टेलिंग टू हिज कमांडिंग ऑफिसर, सर वो मेरा कोर्समेट है। तो ये बॉडीज़ इन सबकी ना श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में आती थी बिफोर गोइंग टू देयर होम्स। मैं एक बार उसकी बॉडी देखने जाना चाहूँगा। तो अब ये कर्नल साहब बोलते हैं कि तुम अभी 2-3 दिन के बाद जस्ट अभी आए हो, सुबह हमने एक और ऑपरेशन लॉन्च करना है, मैं तो तुम्हें नहीं भेज सकता। तो वो कहते हैं नहीं सर, जाना बड़ा ज़रूरी है। मतलब तो शायद वो कमांडिंग ऑफिसर इसकी आंखों में देख लेते हैं कि ये तो रुक नहीं पाएगा, ये तो बड़ा व्याकुल हो गया। वो कहते हैं ठीक है, ये जो 4-5 घंटे जो तुम्हारे सोने का टाइम था, यू गो, बट यू हैव टू कम बैक बाय दिस टाइम, एंड इन द मॉर्निंग एज प्लान्ड हमें अपना ऑपरेशन लॉन्च जो भी कुछ उनका है वो करना ही करना है। आई अलो यू टू गो। तो ये तब शायद बारामूला में पोस्टेड थे, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ। तो ये अब वहाँ से अपनी, वहाँ पे तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ चलना पड़ता है, इंसर्जेंसी वाला एरिया है। तो ये वहाँ से श्रीनगर आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं। तो अब ये उनके वर्ड्स हैं। अब मैं हॉस्पिटल में ना ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है। कहते हैं देन आई रियलाइज्ड कि हॉस्पिटल के वार्ड्स में तो डेड बॉडीज़ रखी नहीं जाती, उसका तो वो क्या कहते हैं उसको, मॉर्ज कहते हैं। हाँ, वो तो मॉर्चरी में होंगे। कहते हैं तब सडनली आई रियलाइज्ड मैं कहाँ उसको हॉस्पिटल में ढूंढ रहा हूँ, इंजर्ड थोड़ी है।
तो कहते हैं अब मैंने किसी को पूछ के मैं मॉर्चरी तक पहुंच गया। तो वहाँ पे बाहर कोई आदमी था, फौज का ही होगा। तो मैंने उससे कहा कि आई एम मेजर सो एंड सो, तो मैंने अपने किसी कोर्समेट की बॉडी देखनी है। कहते हैं ठीक है अंदर जाओ, अंदर पड़ी हैं देख लो। कहते हैं मैं अंदर आया, अंदर ना बड़ी सारी बॉडीज ऐसे पड़ी थी और सबके ऊपर वो वाइट बेडशीट्स पड़े थे। तो कहते हैं अब मैं एक एक को ऐसे उठा के देख रहा हूँ, अब मिल नहीं रही। तो इतने में वो अंदर आ जाता आदमी, 1-2 मिनट के बाद वो जो भी कोई जवान बाहर खड़ा था, कहता आप किसकी पर्टिकुलरली ढूंढ रहे हो? तो मैंने कहा मेजर पद्मा पानियाचार्य की। कहते हाँ अच्छा वो कल की है, वो पैक हो गई है। पैक मीन जैसे वो उसको प्रॉपरली जो भी ये पैक करते होंगे, तो जो पैक्ड होती थी वो ड्रॉल्स में पड़ी होती थी। कहते हैं वो तो पैक हो चुकी है, वो तो ड्रॉल में होगी। तो नाउ ही सेज कि मैं गया, तो जब मैंने पहला ऐसा ड्रॉल खोला तो वो मेजर पद्मा पानियाचार्य नहीं था। जब बाद में पता चला वो लेफ्टिनेंट कैंगरूज की बॉडी थी, वो उसकी थी। जो मैंने सेकंड खोला तो बस ये उनके वर्ड्स थे, उनकी वैसे ही मूंछें, वैसा ही सब कुछ। मुझे लगा ये तो सो रहा है मेजर पद्मा पानियाचार्य। तो इतने में वो आदमी वहाँ पास तक आया, तो वैसे कहता है ये कोई आपके काफ़ी क्लोज लगते हैं मुझे। तो मैंने कहा हाँ मेरा कोर्समेट, हम एसएसबी से एक साथ थे, हमने एसएसबी एक साथ थी, हम एक साथ रिकमेंड हुए, हमने एक साथ ट्रेनिंग किया और शायद ग्वालियर में कुछ महीने हमने एक साथ सर्व भी किया। सो देन दैट जवान सेड टू हिम, सर तो फिर आप चाहो तो आप इनकी बॉडी लेके घर जा सकते हो, जैसे घर भी तो कोई जाएंगे ना। तो मैंने पूछा वो कैसे? ही सेड कि वो बाहर जाओ, बाहर एक टेलीफोन पड़ा हुआ है, आप फ़ोन उठाओ, फ़ोन कहीं पे कनेक्ट होगा तो आप अपने बारे में बताओ, आई एम जो भी कोई आपका फ़ौज का नंबर शंबर है, और बोल दो कि मैं इसकी बॉडी लेके घर जाना चाहता हूँ, तो तुम्हारी छुट्टी भी अप्रूव हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। पॉसिबली तब कारगिल के टाइम पे ऐसा कोई सिस्टम रखा गया हो। तो वो कहते हैं मैं वहाँ गया, मैंने फ़ोन उठाया, सामने से जिस किसी ने भी फ़ोन उठाया तो उसने हाय हेलो किया, फिर मैंने फ़ोन रख दिया, फिर मैंने 2-3 बार ऐसे उठाया पर मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने फ़ोन रखा। इतने में वो जवान वहाँ पे आ गया। तो मैंने कहा नहीं मुझे एक ऑपरेशन लॉन्च करना है सुबह, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो मैं बाहर आया, मैं गाड़ी में बैठा, अब मैं वापस चलना शुरू हो गया। तो मैं कोई ऑपरेशन लॉन्च करने वापस नहीं आ रहा था, मेरा बस यही था कि अगर मैं बॉडी लेके वापस जाऊंगा, वहाँ चारुलता आचार्य भी सामने खड़ी होगी, मैं उसे फेस ही नहीं कर पाऊंगा। और ये उन्हीं के सामने, ये तब उस इवेंट में चारुलता आचार्य भी बैठी हुई हैं, उन्होंने भी ये चीज़ तब शायद पहली बार सुनी होगी कि ये सब कुछ हुआ था। तो ये भी एक छोटी सी कहानी है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की। सर इसमें आपने बताया कि जैसे लेटर्स का बताया, क्या हमारे पास कोई बुक है जहाँ पे ये जो सारे लेटर्स लिखे गए थे कारगिल वॉर में? क्योंकि उस समय मेरे को भी याद है कि जो आर्मी में पोस्टेड होते थे वो सिर्फ लेटर्स के एक कम्युनिकेशन होता था, पहले तो था ही, लेकिन क्या हमारे पास कोई बुक है किसी ने लिखी है जिसमें सभी के लेटर्स ऐसे? यस, मैं चलो आपने चलो अच्छे मेरे से ये पूछ लिया। कारगिल के युद्ध में ही एक मेजर सीबी द्विवेदी थे, वो भी वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उनकी बेटी है दीक्षा द्विवेदी। अच्छा। तो उन्होंने कुछ साल पहले लेटर्स फ्रॉम कारगिल करके एक बुक लिखी है। उसमें मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि सारी लेटर्स हैं, पर बहुत सारी लेटर्स हैं और बड़ी अच्छी किताब है, एक इमोशनल किताब है, लेटर्स फ्रॉम कारगिल बाय दीक्षा द्विवेदी। वो है, आई थिंक वो अमेज़न या गूगल पे भी अगर आप डालेंगे तो आपको वो इजीली मिल जाएगी। सर आपने इसमें जैसे सोल्जर्स की हमने बात की, लेकिन एक रेजिस्टेंस जो इंसर्जेंसी के टाइम पे जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू डिवीज़न में, जो आम जनता ने प्रेजेंट किया था, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि मैसेकर्स इतने हुए थे जम्मू में उस टाइम 90s में, अर्ली 2000s में। उसमें मैं अभी जैसे अभी मैं मिला था एक आर्मी में पोस्टेड हैं, तो वो मेरे को बता रहे थे कि किस तरीके से डोडा का एक इंसिडेंट बता रहे थे, वो किस तरीके से पूरी रात जहाँ पे एक फैमिली के साथ वो पूरा मैसेकर चलता है, उनको किस तरीके से जो घर की औरतें हैं उनको किस तरीके से निर्वस्त्र किया जाता है और उनके ही परिवार के बच्चों से वो करवाया जाता है, और फिर वो एक दूसरे के ऊपर उनको डालने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जम्मू रीजन में ना ऐसा बहुत कुछ हुआ है। लेकिन सर ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है ये स्टोरीज जो इस तरीके की? मैंने वो स्टोरी सुनी तो
मुझे ये लगा, मेरा पहला सवाल ये था कि ये आज तक हमको पता क्यों नहीं है। अब चलो हम किसी पे ये कहें उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, लेट मी नॉट कम इन टू दैट। कहीं ना कहीं मीडिया में ये थोड़ी बहुत रिपोर्ट भी हुई हैं। अगर आप जम्मू रीजन मैसेकर डालेंगे, मान लो गूगल पे, थोड़ा अगर आप मेहनत करें तो आपको ज़्यादा ना सही 20-25 मैसेकर्स की लिस्ट भी मिल जाएगी। उनके ऊपर ज़्यादा ना सही बट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप मेरे ट्वीट्स देखें तो मैंने भी बड़े सारे मैसेकर्स को लेके वट एवर इन्फॉर्मेशन आई कुड गैदर, आई कुड राइट ये वो। तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम कभी आप जम्मू आते हैं, एक लेडी है, मैं चलो उनका भी यहाँ पे जिक्र करूँगा, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ। शी इज़ फ्रॉम विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश से हैं। ये मैसेकर्स के टाइम पे वो जम्मू में थी, दैट टाइम शी वाज ए यंग लेडी। अब होता क्या था, जब मैसेकर कहीं किसी गांव में हो गया, कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते थे, उनको ये लोग एयरलिफ्ट करके जम्मू तक ले आते थे। जम्मू में कोई होता ही नहीं था उनकी टेक केयर करने के लिए, हॉस्पिटल में कुछ करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन का तो एक अलग था दायित्व रहता। तो ये लेडी उन सब का बड़ा ख्याल रखती थी। आज भी कई उन मैसेकर्स जिनकी आप बात कर रहे हो, उनके परिवार ये अपने साथ जम्मू में रख के उनको चलाती है, वो सब कुछ करती है। तो वैसी इंसानियत वाली स्टोरीज़ भी हैं। अब ये रिपोर्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि पूरा जो मेन स्ट्रीम हमारा मीडिया था या नेशनल इंटरनेशनल या जो भी था, सबका फोकस कश्मीर पे ही था। एवरीथिंग वाज कश्मीर, बाकी चीज़ें समझो बाहर आई नहीं, या शायद हम जम्मू वालों की नालायकियाँ रही कि हम उस चीज़ को प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, या हमारी इतनी सही नहीं थी, या हम इतने अच्छे प्रवक्ता नहीं थे, या जो हमारे लीडर्स थे वो इस चीज़ को इतना बुलंद नहीं कर पाए, या हमें इतनी समझ नहीं थी। कुछ भी आप बोल दीजिए, कहीं ना कहीं खामियां शायद हमारी ही रही होंगी। पर मैं आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने जम्मू रीजन के, डोडा रीजन के कुछ मैसेकर्स की बात तो की। तो कभी आप जम्मू आइए, मैं कई लोगों से आपको मिलाता हूँ जो जिन्होंने ये मैसेकर्स देखे हैं, जो इसके समझो विक्टिम्स हैं, जो बचे हैं। आप डायरेक्टली उनके इंटरव्यूज़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छे से आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। बाकी लिस्ट अगर आपको चाहिए होगी, कुछ चाहिए होगा थोड़ा बहुत, तो चलो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज ही दूंगा। तो ये बाहर ना आने के बड़े सारे कारण हैं। एक, एवरीथिंग वाज कश्मीर सेंट्रिक। सेकंड, हम लोगों को शायद रोना भी नहीं आया, हम लोगों को बताना भी नहीं आया। और हम जो डोडा के लोग थे, हम कश्मीर की तरह ज़्यादा पढ़े लिखे या रिसोर्सफुल या मनी वाले नहीं थे। हमारी इतनी पहचान नहीं थी, हमारी इतनी नहीं थी, या शायद हम लोग नालायक थे, इसलिए ये सब चीज़ें बाहर नहीं आ पाई। बट जम्मू के लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। जैसे अभी आप थोड़े दिन पहले रजौरी में थे, वहाँ पे अभी भी वो डोंगरी गांव, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ, डांगरी डांगरी गांव, वहाँ पे भी अभी 4-5 लोग जी मारे गए। जी, वहाँ पे भी गया था मैं, तो काफ़ी तनाव का माहौल है, अभी बिल्कुल डर है, बिल्कुल बहुत है बिल्कुल डर बिल्कुल बिल्कुल। लोगों में। और फिर से जो जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है यस वहाँ पे, यस यस। और उसके बाद फिर आईडी ब्लास्ट होता है अगले दिन, राइट राइट। 2 छोटी छोटी लड़कियाँ उसमें मारी गई हैं। और आधार कार्ड देखकर राइट राइट राइट। मारा गया है। ये सारे जो, इसको मैसेकर ही बोलेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल जिस बिल्कुल। तरीके से आज ये कांड हुआ है, वैसा ही इस रजौरी में ही बहुत सारे कांड पहले हुए हुए। हुए हुए। अर्ली 2000 में मेरे ख्याल से ये जो ऐसा मैसेकर हुआ है, ये शायद 16-17 साल बाद। राइट राइट। पिछले 10-15 साल बड़ा नॉर्मल रहा, बड़ा शांत रहा। हम्म, यस यू आर राइट। और फिर से और अभी तो सिचुएशन और भी ख़राब हो रही है, यस यस क्योंकि यस। जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो बहुत हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने जो बोला, इसके ऊपर हम चाहेंगे कि एक डॉक्यूमेंट्री बने कम से कम। ज़रूर। कश्मीर फाइल्स हमने सबने देखी, लेकिन एक बिल्कुल जम्मू फाइल्स बननी चाहिए, बनना चाहिए। बननी चाहिए। किसी न किसी एक छोटा सा अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अ, तो आप अगर उसमें सहायता नहीं करें नहीं, तो। मैं जम्मू में हूँ, जब भी मैं हूँ, जी जो भी मेरे से बन पाएगा, जितना भी मुझे आएगा, जितने लोगों को मैं आपके साथ जोड़ पाऊँगा, हम मिलेंगे। अब कभी हम प्लान करते हैं, आप आइए। जी सर। तो हम डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, जम्मू का जो क्षेत्र है, जो विक्टम्स हैं, कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ और को ढूंढ लेंगे। तो जैसे 2 लड़के भी हैं हमारे डोडा के, सिविलियंस हैं, उन दोनों को शौर्य चक्र मिला हुआ है। सिविलियंस को। हाँ, देखो ये बात भी किसी को पता नहीं है। हाँ 2 लड़के हैं, उन दोनों को शौर्य चक्र मिला हुआ है। सोचो क्या लड़ाई लड़े होंगे वो लोग भी।
और एक वीडीसी के पास क्या 303 या ऐसी राइफल्स होती ना, टेररिस्ट शुरू से AK-47 या वैसे वैसे वेपन्स के साथ ही लड़ा है। तो उन 2 लड़कों से भी मिलने की लड़कियाँ क्या, अब तो वो बड़े बड़े हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश हो सकती है, उनकी भी गौरव गाथाएँ सुनी जा सकती हैं। बिल्कुल, आई विल बी थैंकफुल कि अगर आप अपनी जो आपकी टेक्निकल टीम के साथ आप आएँ, तो वट एवर बेस्ट वी कैन डू, वी ऑल ऑन ग्राउंड विल सपोर्ट यू। थैंक यू सर। इसमें आपने VDCs की बात की, अभी डांगरी में जो कांड हुआ है उसके बाद फिर से वही बातें चल रही हैं, और ये तभी चलती हैं जब ऐसा कांड होता है। हम कभी भी प्रिपेयर कुछ नहीं करते हैं, जब एज अ रिएक्शन वो बातें चलती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी बताएं लोगों को कि VDC का एक बहुत सारे गांव के लोग रजौरी में आज के समय एप्लीकेशंस दे रहे हैं कि हमको गन दीजिए। मतलब एक एक गांव में मैंने सुना है 150-200 एप्लीकेशंस जा रही हैं, उनके नाम जा रहे हैं। हालांकि अभी बैकग्राउंड चेक्स चल रहे हैं सबके कि किसको देना है, किसको ट्रेनिंग करना है, लेकिन इसके साथ क्या है, एक VDC का कॉन्सेप्ट है, एक VDG का भी है। गार्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद डोडा साइड, रियसी साइड ज़्यादा है। नहीं, VDC ही था, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। हमारे वहाँ पे भी जैसे हर गांव में 10-20 लोगों को ये आइडेंटिफाई करते थे, जिनको सरकार ही हथियार देती थी, एमुनिशन भी देती थी और ट्रेनिंग भी देती थी, एंड दे पीपल वर कहीं ना कहीं ऑथोराइज्ड कि अगर कुछ हो तो आप गोलियां चला सकते हो जब तक फौज या पुलिस आप तक ना पहुंचे। तो ये बड़ी एक्टिव थी, अभी तक भी थी। अगर मैं यही कहूँ ना कि हमारी जो पुरानी CM साहिबा थी महबूबा मुफ्ती, उन्होंने VDC डिसबैन करने की पूरी कोशिश की थी कि अब तो ज़रूरत ही नहीं है, अब ख़त्म कर दो। अगर आप 2-3 साल पुराने न्यूज़पेपर्स निकालोगे, उनके बयान जहाँ सब कुछ है, ऑलमोस्ट उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था। वो तो चाहेंगे ना कि कोई भी डिफेंस कर ही ना पाए, आप इसको बंद कर दो। ये तो चलो सम हाउ सेंटर की जो सरकार थी उन्होंने उनकी इस चीज़ को नहीं माना। अदरवाइज़ ये जो 3-4 लोग मारे गए उसमें भी किसी एक आदमी का फोटोग्राफ सरफेस हुआ है जिसने वेपन निकाल के 1-2 फायर किया था, उसके बाद वो भागे हैं वहाँ से। अदरवाइज किलिंग्स थोड़ी और ज़्यादा होती, किलिंग्स वुड हैव कंटिन्यूड। यस, अब आप समझ रहे हो ना। तो अगर मान लो रजौरी के ही इन सब गाँव में प्रॉपर VDC होती जैसी 90s के टाइम की थी, बिल्कुल विजिलेंट, बिल्कुल एक्टिव, तो ये जो इंसिडेंस हुआ ये नहीं होता। जैसे मुझे ये आपने तो नहीं पूछा, कई लोग मुझे ये पूछते हैं, यार भदरवा तो अब बिल्कुल नॉर्मल है, सब ठीक है, टूरिस्ट भी आ रहा है, फिर यहाँ एक राष्ट्रीय राइफल्स क्यों है, RR यहाँ पे क्यों है, जैसे रजौरी में भी अब RR क्यों है? अगर आप ये इंसिडेंस ना हुआ होता तो आपको भी लगता है यार हर जगह क्यों है। वहाँ बेशक पिछले 10-15 सालों से भदरवा में भी कुछ नहीं हुआ, पर वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स ने वहाँ पे एक टाइम पे पूरा उसको ख़त्म किया और वो दोबारा ना पनपे, उसको लेकर उन्होंने पूरा एक प्रेशर बिल्ड किया हुआ है। अगर हम आज भी भदरवा से, डोडा से या किश्तवाड़ से राष्ट्रीय राइफल्स को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो वो लोग फिर से आज़ाद होके कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय राइफल्स इतनी इफ़ेक्टिव क्यों है सर? उसके बारे में, मतलब उसको राक्षस राइफल्स भी बोलते हैं, तो मैंने पूछा, एक ऑफिसर हैं जो RR में सर्व कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला राक्षस बनना पड़ता है क्योंकि अगले के लिए राक्षस बनना पड़ता है, जो हमको यहाँ पे मारने के लिए आए हैं या उसको हमारी जो हारमनी है उसको ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। आतंकवादियों के लिए राक्षस ही बनना पड़ता है। चलो मैं राक्षस वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, दे डू लॉट ऑफ ह्यूमन थिंग्स। ऑपरेशन सद्भावना आपने भी देखा होगा, अभी कल ही का रिपोर्ट है कि वही लोग चलाते हैं, मेडिकल वही चलाते हैं। आज सुबह का मेरा ट्वीट किया, हमारे भदरवा में ही कहीं बड़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई, एक कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, अब उसकी लेबर पेन हो गई, तो वो भी राष्ट्रीय राइफल्स ने ही, जवान्स ने वट एवर बेस्ट दे कुड डू करके वो, बट फॉर टेररिस्ट दे हैव टू बी, यस, तो ऑफ कोर्स दे हैव टू, फॉर आवर सिटीजंस दे हैव टू बी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वैसा वो राक्षस नहीं है, दे आर ह्यूमन बीइंग्स ओनली, बट व्हेन टाइम कम्स दे हैव टू बी रूथलेस। और जैसे आपने कहा कि वो तरह इफेक्टिव क्यों है, RR का जैसे जो गठन है वो बना ही एक स्पेसिफिक टास्क के लिए था, काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स हम जिसे कहेंगे। तो फिर उसमें जो भी आता है उसका माइंडसेट वैसा होता है, उसकी ट्रेनिंग वैसी होती है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स इन द कंट्री सर। हाँ, ऑलमोस्ट इसमें हर एक को आना पड़ता है, एवरीवन हैज़ टू कम। और
फिर उनका एक ढांचा ही वैसा है, सेटअप वैसा है, उनका वर्किंग वैसा है। फिर पिछले 20-25 सालों के टेररिज्म को साथ डील करते 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 नव राष्ट्रीय Experience. राइफल्स इज सो एक्सपीरियंस्ड। उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस के साथ, अपनी सबके साथ अपनी स्ट्रेटजीज ये वो, तो नाउ दे आर वन ऑफ द बेस्ट, अगर मैं कहूँ नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड टू Yes. हैंडल काउंटर इंसर्जेंसीज। इसके लिए उन्होंने, अगर मैं कहूँ तो कीमत भी बड़ी ज़्यादा अदा की है। दे हैव पेड लॉट इन ब्लड एंड इन ह्यूमन लाइफ्स। तो बट चलो, वही मैं लिखता हूँ, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, Hmm. फ्यू पे द कॉस्ट ऑफ वॉर। लड़ाई की कीमत होती है जो अनफॉर्चुनेटली पूरा मुल्क पे नहीं करता, कुछ ही लोग पे करते हैं, और उसका बेनिफिट, उसकी सेलिब्रेशन हम सब लोग करते हैं। सर, आप इतने फैमिलीज से जो इमोर्टल्स हो जाते हैं हमारे सोल्जर्स, उनकी फैमिलीज जो पीछे रह जाती हैं, उनसे आप मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, उनसे एक फैमिली जैसा रिलेशनशिप है, तो आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बताना चाहेंगे जो अभी भी वो फेस करती हैं वो फैमिलीज़, जो सरकार अगर सुन रही है तो उनको रिजोल्व करना चाहिए उनको? कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं? मोस्टली अगर मैं बात करूं तो हम अपनी फैमिलीज़ का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। मोस्ट जो एक हमारी पॉलिसी है, जो हमारे कंट्री का विजन है, वो बड़ा क्लियर है। इन फैमिलीज़ का बड़ा अच्छा ख्याल रखा जाता है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, लेट वी कम टू द फाइनेंस। अब जो एक हमारा फिजिकल लॉस है वो तो कंपनसेट नहीं हो सकता, हम्म, तो देन सेकंड कम फाइनेंशियल। तो अगर मैं आपकी माध्यम से बताऊं, अगर अनफॉर्चुनेटली वी लूज ए सोल्जर टुडे, इफ़ ही इज़ मैरिड, हिज वाइफ विल गेट हिज फुल सैलरी टिल शी इज़ अलाइव। मैं पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ। फिर 2 या 3 साल के लिए उसको एक फौजी अकोमोडेशन भी मिलता है, जहाँ पे वो रहे भाई, एकदम से उसका क्वार्टर भी खाली नहीं किया जाता। 2-3 साल, अब शायद उसको बढ़ा के 5 साल तक की ये बात कर रहे हैं, वैसा भी हुआ है। उसके अगर बच्चे हैं तो 2 बच्चों तक का पूरा पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भारत सरकार ही उसका खर्चा उठाती है। उनका मेडिकल इज़ टेकन केयर ऑफ। सेकंड चीज़, अगर मैं थोड़ा और आगे चलूँ, फिर जो जिस पर्टिकुलर स्टेट की वो होती हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट भी अपना अपना कंपनसेशन देती है, जो वेरी करता है। हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वो सभी स्टेट्स की सेम होनी चाहिए। यस सर, दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू ये रेज। सभी स्टेट्स की हरियाणा सेम। में आपको 1 करोड़ भी मिल सकता है और आंध्रा में शायद 10,000 मिले, 5,000। हाँ, तो ये थोड़ा वेरी करता है। एक केस भी आया था शायद आंध्रा में जिसमें हाँ, वो सिर्फ मैंने ट्वीट भी किया था, जी जिसको आपका लेके 5,000 रुपए मिले थे एक शायद। कैप्टन रेड्डी थे, हाँ। वो रजौरी टाउन में ही शहीद हुए थे। उनकी फैमिली को सिर्फ 5,000 रुपये मिले हैं। बात पैसों की नहीं है। हिज फादर इज़ ए डॉक्टर। उन्होंने उसके नाम पे मेमोरियल बनाया हुआ है, ट्रस्ट बनाया हुआ है, कई सोशल एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। आज तक वो ना जाने कितने लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट डिग्निटी। अगर आप किसी और को दे रहे हो, या तो किसी को मत दो। तो वो भी चीज़ें हैं। तो चलो, मैं अभी जैसे आपने पहले जो सवाल किया था, मैं उसी पे चलता हूँ। फिर अगर सोल्जर की शादी नहीं हुई है तो उसके पेरेंट्स को पेंशन मिलती है, जो 70% मिलती है अगर बोथ पेरेंट्स आर अलाइव। अब खैर उनकी तो पढ़ाई होती ही नहीं है फिर उस केस में, बट पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं टिल दे आर अलाइव। फिर अगर मान लो सिंगल पेरेंट रह जाए तो उसको 60% मिलता है, जो ठीक है, इतने में उनका वो हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जहाँ पे सोल्जर मैरिड होता है, फिर पेरेंट्स को कुछ, यस सर, दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट आई हैड। फिर वहाँ पे पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलता, फिर वहाँ पे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती। बिकॉज द कंसेप्ट जो है वो नेक्स्ट ऑफ किन है, यस, और उसमें फिर वाइफ को मिलता है, पेरेंट्स को नहीं मिलता। हमारे यहाँ का जो नेक्स्ट ऑफ किन का जो एक डेफिनेशन है वो थोड़ा गलत है। हम सबको पता, आर आर्मीज ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसी में से हम लोग निकले, वही ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे हम चल रहे हैं। अगर मैं यूरोप या यूके की बात करूं, मैं खैर कभी गया तो नहीं हूं, जितनी मेरी समझ है कि वहाँ पे टीनेजर के बाद आप पेरेंट्स के साथ तो रहते नहीं हो, यू स्टे अलोन, ऐसा ही कुछ है ना। बिल्कुल। आप पेरेंट्स के साथ रहो तो बड़ी शर्म मानी जाती है, एंड यू देन मैरी समवन, तो आपकी वाइफ ही सब कुछ है। पर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
वो घर की हेड है तब तक जब तक वो जिंदा है। बेटा जितना भी बड़ा हो जाए घर में माँ ही सबसे बड़ी। पिता है तो पिता ही आपकी पोजीशन, आपका रुतबा, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे, पर घर का डिसीजन कौन लेगा? पिता ही लेगा। और हम साथ में रहते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आज भी मेरे पिता के साथ रहता हूं। अब मेरी शादी हो गई है तो मेरी पत्नी भी मेरे पिता के साथ रहती है। सभी साथ में ही रहते हम हैं। साथ में ही रहते हैं। हम्म, तो इंडिया में नेक्स्ट ऑफ किन में पेरेंट्स ऐसा नहीं कि अब मेरी शादी हो गई तो अब भाई आप अपने हम अपने, ऐसा नहीं है। नहीं होता। और पेरेंट्स बच्चों पे ही डिपेंडेंट होते हैं। हमारे यहाँ ओल्ड एज होम्स नहीं है, हमारे यहाँ वो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है कि आप बूढ़े हो गए, बीमार हो गए तो सरकार आपका इलाज करेगी। ऐसा है नहीं है। फॉरेन में वैसा कंसेप्ट है, हमारे यहाँ पे नहीं है। अगर आज जो हमारे जनरल साहब जितने भी सर्विंग हैं, अगर किसी के भी माता पिता भी बीमार हों, भगवान करे ना हो, वो सारे मिलिट्री हॉस्पिटल जाएंगे, जाएंगे ना। बिल्कुल। बट अगर खुदा ना खास्ता कोई यंग मेजर, जैसे मेजर में कैप्टन रेड्डी की ही बात करूं जो रजौरी में 2004 में शायद वीर गति को प्राप्त हुए थे, अगर वो आज सर्विंग होते शायद ब्रिगेडियर होते या कुछ वैसे ही होते ना। बिल्कुल। लेकिन अगर अभी अब मुझे ये नहीं पता कि उनकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी। अगर उनकी शादी हुई होगी तो उनके माता पिता को आज मिलिट्री हॉस्पिटल अलाउड नहीं है। अगर मान लो वो आज जिंदा होते तो आज वो जाते ना। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार को यही कहना है कि माता पिता का भी ख्याल रखा जाए। कोई भी लड़का जब एक अफसर बनता है या जवान बनता है तो उसके माता पिता बनाते हैं। आप एकेडमी की जब पासिंग आउट परेड देखते हैं, आपने भी देखी होंगी, तो माता पिता ही साथ में खड़े होते हैं ना। वही दे सेंड द सोल्जर्स टू द आर्मी। और वो इस सिचुएशन में नहीं होते कि दे कैन अर्न, लाइक नॉट एवरीबडी कैन। नॉट एवरीवन। जैसे मैं भद्रवा की ही बात करूं, हमारे फौज के जो सबसे डेकोरेटेड एक सोल्जर हैं वो है नायब सूबेदार चुन्नीलाल। वो अशोक चक्र है, वो वीर चक्र है और वो सेना मेडल है। आप उनकी डेकोरेशंस समझिए। अब वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके माता पिता के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, नील, जीरो। उन्हें मेडिकल की भी फैसिलिटीज नहीं है और उसके माता पिता का कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप समझ रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके 2 साल पहले उसके पिता कहीं भद्रवा में ही कहीं गिर गए तो उनकी टांग में चोट आई, सर्जरी करनी पड़ी। उनको मिलिट्री हॉस्पिटल भी अलाउड नहीं था। उनका दूसरा बेटा जो एक प्राइवेट जॉब करता कंपनी में, जम्मू में क्या ही प्राइवेट जॉब्स होती हैं, उसने कहीं से उधार लेके उनकी सर्जरी करवाई है और वो शायद आज भी वो उधारी के पैसे पूरे कर रहा है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नायब सूबेदार चुन्नीलाल जो अशोक चक्र है, वीर चक्र है और सेना मेडल है। इतनी डेकोरेशंस नहीं होती। और आप उसका ट्वीट ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव करके फौज लिखती है, फौज करती है ट्वीट, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या हम उसके माता पिता को मिलिट्री फैसिलिटीज, ये क्या बोलते हैं, पेंशन, क्या उनको नहीं मिली? उसके डैड पहले वीडीसी में थे, 70 साल तक उन्होंने वीडीसी में काम किया, तब उनको 6000 मिलते थे। शुरुआत उन्होंने 1500 से की थी। आप समझ रहे हो? अब तो 70 साल के बाद वीडीसी वाले निकाल देते हैं, विलेज डिफेंस कमेटी। भाई उनका भी एक लिमिट है, उन्हें पेंशन क्या नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे कई नाम हैं, कई सब कुछ है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं और इसको लेके हमने बड़े सारी आवाज़ भी उठाई। मैं आए दिन उल्टे सीधे ट्वीट भी लिखता हूँ जिस पे लोग मुझे कहते हैं तुम क्या क्या लिखते रहते हो। बट पीड़ा होती जब किसी के घर जाके आप देखते हो ना तो दुख होता है। मैं अपने ट्विटर पे फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए वो सब कुछ नहीं लिखता हूँ, पर जब आप किसी के घर जाके उसको देखते हो ना तो दुख होता है। फिर वो दुख होके वो सब लिखा जाता है। और कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहाँ पे वाइफ वाज नॉट इन गुड टर्म्स विद द पेरेंट्स आफ्टर डेथ। यस, देखो हमें तो उसमें पेरेंट्स को बिल्कुल भी कोई सहायता नहीं मिलती। हालांकि 99.9% केसेस में ये होगा कि दे विल लिव एमिकेबली, कोई दिक्कत नहीं होगा, दे विल ट्रीट एज देयर ओन पेरेंट्स। ये आप उल्टा बता रहे हैं। देखो एक मैं फिर एक कहूँगा, हमें इस चीज़ पे हमें नहीं जाना चाहिए। ये हर एक पारिवारिक, जी जैसे आप समझ गए ना, बिल्कुल। लेट्स नॉट ब्रिंग फैमिली कन्फ्लिक्ट इनटू दिस इज़ रॉन्ग टू ब्रिंग ए फैमिली कन्फ्लिक्ट। एक जो लड़की है जो अपने हस्बैंड को खोती है, वो भी टूट चुकी होती है, बिल्कुल यंग होती है, पहाड़ जैसी ज़िंदगी उसके सामने होती है,
अकेली सिंगल लेडी, इस पूरी दुनिया में उसने भी सर्वाइव करना होता है, एंड वी हैव टू गिव हर ऑल दी अपॉर्चुनिटीज टू मूव ऑन, कि एब्सोल्युटली, वो शादी करे, बिल्कुल। रीसेटल हो, क्यों जिंदगी भर कैसे रहे वो। आप बट आई एम समझ, जस्ट सेइंग कि पेरेंट्स को भी उतना ही मिलना चाहिए। पर हर जगह बनती भी नहीं है नहीं वो भी। हम देखो, इसमें ना पेरेंट्स का कोई कसूर है, ना इसमें दोष उस वीर नारी का है। इट्स रॉन्ग टू ब्रिंग दीज स्टोरीज कि अब वो ये करे, कहीं ना कहीं उसको करना चाहिए, मैं ये वर्ड नहीं यूज नहीं, करूंगा। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सरकार को, हाँ, पेरेंट्स को भी देना चाहिए बिल्कुल हेल्प, और वाइफ को भी देना बिल्कुल, चाहिए। दोनों को देना चाहिए, बिल्कुल वो मैं कह रहा बिल्कुल। हूँ, यस यस ये यस वी आर नॉट, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव यस, इट्स ए टॉपिक, सेंसिटिव। हमको आई वो नहीं नो लाना ऑल दी चाहिए। वीर नारीज, यस आई नो ऑल द पेरेंट्स, आई एम क्लोज टू बोथ ऑफ देम, यस, दे बोथ आर इक्वल टू मी। तो हमें ये नहीं कहना, ये बिल्कुल। सरकार का दायित्व है हाँ कि वो पेरेंट्स का भी ख्याल बस रखे, जी। स्पेशली वो पेरेंट्स जिनकी अपनी पेंशन ही नहीं है। सारे ऐसे नहीं होते, नहीं, जैसे इट इज अ पॉलिसी, एक बार बनाना है तो सबके लिए बनाना है, होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। वेदर दे इट कैन बी एन जस्ट ऑनर, राइट? मैं एक वो चीज आपसे कहूँ, एक थैंक्स बोल रहे एक हो आप। पेरेंट्स को कंडोलेंस लेटर भी नहीं आती कि आपका बेटा शहीद हुआ है, आप समझ रहे हो, क्योंकि वो एनओके को ही जाएगा ना, वो चिट्ठी भी नहीं आती। ये बड़ा एक लंबा टॉपिक है, किसी और दिन इस पे बात करेंगे। सर मेरे को ये कहने में मतलब जब बात ये हुई है, ये इतना कॉन्वर्सेशन, मेरे को नहीं लगता कि कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे हमने इतना फ्रैंकली और इतना भावुक टॉपिक कभी लिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने खुल के ये सारी बातें शेयर की, और आशा करता हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ आएँ और ऐसे ही और स्टोरीज़ शेयर करें, ताकि लोगों को, देखिए एक होता है कि मार्केटिंग होता है, लेकिन एक होता है जो स्टोरीज़ इंस्पिरेशन के लिए दी जाती हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। हो सकता है कि ये जो सारी स्टोरीज़ सुनी हैं उससे इंस्पायर होके, जिस तरीके से आपने बताया कैप्टन बत्रा कैसे इंस्पायर हुए थे, उस तरीके से अगर आगे वाली जनरेशन्स इंस्पायर हों इन स्टोरी से, तो देश का कुछ ना कुछ भला ही होगा। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई होप दैट आप वापस आते रहें, इस बात पे हमसे बात करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, थैंक यू अरिहंत जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ज़रूर जब भी मैं दिल्ली आऊँगा, आई विल पुट यू ए मैसेज, आपको फिजिबल लगे आप मुझे बुलाइएगा। और दिल्ली में और बड़े सारे लोग हैं, मैं कुछ आपको रिकमेंड करूँगा, उन्हें भी ज़रूर बुलाइएगा। सर एक मेरे को सवाल आ रहा है, मैं पूछ लूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके जो स्वेटर है इस पे लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा का हाँ, नाम है ये अभी हमने 3-4 दिन पहले ही डिज़ाइन की है जी। इस इवेंट के लिए, जो संडे को हमारा इवेंट है। जी। इनका 2nd बलिदान दिवस है, तो उस पे जो हमारी वॉलंटियर्स की टीम है, तो वो सब ये पहनेंगे। दुर्भाग्यवश आप बेंगलोर जा रहे हैं, नहीं तो हम आपको भी इवेंट पे एक ये पहना देते। जी तो मेरे पास सारे कपड़े ऐसे ही हैं, टी शर्ट इसकी होगी, शर्ट उसकी होगी, ये उसका होगा, ये उसका होगा। उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये फरीदाबाद से ही थे और ये आर्मी एविएशन में थे, ऐसे तो आर्टिलरी के ऑफिसर थे। और ये रुद्रा हेलीकॉप्टर जो हमारा नया लॉन्च हुआ है, जिसमें हमारे वेपन सिस्टम भी लगा हुआ है, ये उसके फ़्लाइट कमांडर थे, पठानकोट में पोस्टेड थे। तो आज से 2 साल पहले एक फ़्लाइट में एक मिस हैपनिंग हो गई, तो द फ्लाइट वाज क्रैश्ड, जिसमें हमने इनको खो दिया। ओके। तो देश के लिए इन्होंने भी अपनी जान दे दी। अभी 2 साल होने को आए हैं, आप मुझे बोल रहे तो मैं बोल देता हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट को इनकी धर्मपत्नी को एक जॉब देनी है, वो 2 साल से अभी तक नहीं दी गई है। जबकि जब भी वो सेक्रेटरीट जाती हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी समझो अप्रूव किया हुआ, जो भी कुछ उनका फाइल प्रोसेस होता है वो सब हो गया है, लेकिन अभी 2 साल तक उन्हें सरकारी नौकरी, अभी शायद अगले हफ्ते मैं और वो दोबारा चंडीगढ़ जा रही हैं इस चीज़ के लिए, फिर हम किसी अधिकारी के दफ्तर के बाहर जाके बैठ जाएंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिसी है, आपने देनी है तो दे दो, ख़त्म करो, क्यों चक्कर लगवाते हो? रियली शेमफुल। आई होप यू सक्सीड दिस टाइम। चलो, थैंक यू, आपकी शुभकामनाएं हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। थैंक यू सर, और आप जो काम कर रहे हैं, इट्स नॉट लेस देन एनी सर्विस टू आवर नेशन। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।